WTO की अगर आपको सदस्यता चाहिए तो आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपको अपने टैरिफ के बैरियर्स कम करने पड़ेंगे, आपको अपने रूल्स इंटरनेशनल रूल्स के साथ कॉन्वर्ज करने पड़ेंगे, और फिर जब आपने इतना सब प्रूव किया तो फिर आपको WTO की मेंबरशिप मिल जाएगी। यानी ऐसी रफली 165 कंट्रीज के आसपास है, 165 170 कंट्रीज है जो अभी WTO की मेंबर है, लेकिन कुछ है 20 30 40 कंट्रीज है जो अभी WTO की मेंबर नहीं है, राइट है ना। तो दोस्तों WTO का डेफिनेटली मेंबर होने में फायदा है, लेकिन नुकसान भी। अगर आप मेंबर हो तो आपको ये है कि आपको MFN प्रिंसिपल, आपके ऊपर मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल लगेगा, कोई दूसरी कंट्री आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, है ना, कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन अगर आप नॉन मेंबर हो तो उसके भी अपने फायदे हैं, आप अपना रूल डिफाइन कर सकते हो। कल दिन उठाकर आपने बोल दिया कि मुझे इंपोर्ट नहीं करना, मतलब नहीं करना, मतलब नहीं करना, इज दैट क्लियर। क्या WTO आकर कुछ बोलेगा? मतलब वो सिंपल सी बात है, अगर आप उनकी शरण में जाओगे तो वो आपको बचाएंगे भी सही और आपके उनके रूल भी फॉलो करना। आप उनकी शरण में नहीं जाओगे तो फिर आपको उनके रूल भी फॉलो नहीं करने, लेकिन आपको अपना प्रोटेक्शन खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, ये आपके स्टडी मटेरियल में ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो दे रखी है। और अब अपन आते हैं, अभी जस्ट आखिरी आखिरी में हमने क्या पढ़ा, द स्ट्रक्चर, राइट, द स्ट्रक्चर ऑफ WTO हमने यहाँ पर देखा। इज दैट क्लियर? ओके चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं दी गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यानी कि ऐसे क्या सिद्धांत हैं जो कि अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हो, यानी आप इसको सिंपल से ऐसा समझ सकते हो कि आपने अभी सवाल कितना अच्छा उठाया कि मुझे WTO का मेंबर बनना है, तो वो बोलेंगे ठीक है आप आइए, जब सारे देश के लोग आएंगे तब हम बीच में आपको स्टेज पर बुलाएंगे और आपको अब ये सारी शपथ लेनी पड़ेगी, बिकॉज दिस आर दी प्रिंसिपल्स जिस पर कि WTO टिका हुआ है। सबसे पहली शपथ आपको क्या लेनी पड़ेगी? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो आप क्या बोलोगे? मैं शपथ लेता हूं कि मैं ट्रेड करूंगा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है वो समझना। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है कि आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल पर काम करना पड़ेगा। इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि आप आपस में एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया वाला हूं तो मैं काम करूंगा, मैं सिंगापुर वाले को प्रेफरेंस दूंगा लेकिन मैं चाइना वाले को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, नहीं। अगर आप सभी WTO के मेंबर हो तो आप सारी कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करोगे। इज दैट क्लियर? ये है जनरल रूल। लेकिन बाद में WTO ने कहा कि अगर ये रूल बना दिया तो पता चला हॉल 2 मिनट में खाली हो जाएगा, सब बोलेंगे ठीक है, फिर हम ऐसा कर ही नहीं सकते। यूरोप वाले खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं फिर हमने तो यूनियन बना रखी अपनी, है ना, हम आपस में तो एक दूसरे को जीरो टैरिफ पर कर रहे हैं, लेकिन बाहर से तो हमारा टैरिफ है और आप क्या बोल रहे हो? MFN प्रिंसिपल, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, राइट। तो आप तो बोल रहे हो कि नहीं सब पर जीरो टैरिफ करना पड़ेगा। तो यूरोप वाले खड़े हो गए, उधर नाफ्ता वाले खड़े हो गए, नॉर्थ अमेरिकन, उन्होंने कहा नहीं हम तीन भाई भाई हैं, हम तीन हमेशा एक साथ, मीटिंग में हमारी फ्लाइट ही सेम बुक होती है आसपास, राइट। तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सभी बैठे, ये जो MFN प्रिंसिपल है जनरली प्रिंसिपल है, लेकिन हम आपको कुछ एक्सेप्शंस अलाउ कर रहे हैं। यानी अगर आपने RTAs कर रखे हैं या आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं या फिर आपने प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट्स कर रखे हैं तो फिर वो वैलिड होंगे, राइट। लेकिन WTO भी कलाकार है। WTO के बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था कि धीरे धीरे इनके सारे एग्रीमेंट्स खत्म करवा देंगे, लेकिन सबके एग्रीमेंट एक साथ तो खत्म नहीं करवा सकते, तो उनको धीरे से ऑन बोर्ड लाते हैं और धीरे 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 उनको कोशिश ये करवाते हैं कि आप अपने रीजनल एग्रीमेंट्स को क्या करो, ग्लोबल में कन्वर्ट करो। यानी कि जो आपने रीजनली कोई प्रेफरेंसेस दे रखी तो आप उसको ग्लोबली सभी को दो। इज दैट क्लियर? लेकिन एक साथ एक ही दिन में तो पूरी दुनिया यूनाइट नहीं हो सकती, राइट। तो इसलिए WTO ने अपना पहले ही प्रिंसिपल जब बोला तो काफी सारे मेंबर खड़े हो गए। तो फिर WTO ने समझाया नहीं देखो, हम आपको कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस परमिट कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस परमिटेड एक्सेप्शंस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? अगर आपने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं तो फिर ओके, या फिर आप कुछ स्पेसिफिक मार्केट एक्सेस दे सकते हो। किसको दे सकते हो स्पेसिफिक मार्केट एक्सेस? टू डेवलपिंग कंट्रीज। हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर किसी कंट्री ने कहा कि ये जो चाइना वाला है ये तो बदमाशी करता है, ये कभी भी हमारे यहाँ पर आकर डंपिंग कर जाता है, तो फिर WTO ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अ कंट्री कैन रेज बैरियर्स अगेंस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी ट्रेडेड
हाँ, अनफेयरली, इज दैट क्लियर? आप रेज कर सकते हो बैरियर्स अगेंस्ट अगेंस्ट प्रोडक्ट्स ट्रेडेड अनफेयरली, राइट? तो जाकर सारे के सारे मेंबर्स वापस डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में बैठे। हाँ, तो पहला सिद्धांत दोस्तों ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में क्या बताया गया? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि डब्ल्यूटीओ का जो एक मेंबर है, अगर वो किसी दूसरे डब्ल्यूटीओ मेंबर को प्रेफरेंस दे रहा तो उसको वही प्रेफरेंस सारे के सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को देनी पड़ेगी। ये जनरल रूल है, लेकिन उसमें काफी सारे उन्होंने एक्सेप्शंस परमिट कर दिए हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखना यहाँ पर क्या है, एनी एडवांटेज, फेवर, प्रिविलेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड extended immediately and unconditionally to all other WTO members। यानी आपने अगर किसी एक कंट्री को फेवर दिया और वो कंट्री WTO की मेंबर निकली, तो फिर ये जो आपने फेवर दिया है सबको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इमीडिएटली एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनली इमीडिएटली एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये तो उनका मेन प्रिंसिपल हुआ, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे चल नहीं पाएगी दुनिया, राइट? नहीं तो पता चलेगा कि लोग WTO छोड़कर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला इसमें हम काफी सारे आपको एक्सेप्शंस परमिट कर रहे हैं, लेकिन WTO का मेन मोटो क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लेट अस से 20 इयर्स, 30 इयर्स और 40 इयर्स, ये सारे आपके रीजनल एग्रीमेंट्स खत्म हो जाए और सब एक जैसे हो जाओ। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल आपको समझ में आया? हाँ, ओके। इसके बाद दूसरी शपथ दिलवाई गई। वो जो नया नहीं बनना चाहता था WTO का मेंबर, उसको बोला आप दूसरी शपथ लो। दूसरी शपथ क्या है? द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। हाँ, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का आप मीनिंग समझ रहे हो क्या? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग है कि अगर आपके देश की सरकार ने आपकी किसी डोमेस्टिक कंपनी को अगर कोई सब्सिडी दी है या फिर कोई रियायत दी है या फिर कोई टैक्स में छूट दी है, तो आपको वही छूट जितने सारे देश है उनको देनी पड़ेगी। इसका सरल शब्दों में मतलब ये कि आपकी गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे देश में अगर हमारे देश की कोई कंपनी रबर की फैक्ट्री लगाती है तो हम उसको 20% सब्सिडी देंगे। और भाषण आपने जैसे ही खत्म किया, इतने में WTO वाले का फोन आ गया कि क्या बोला था मैंने? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप अपने देश की कंपनी और विदेश की कंपनी में फर्क नहीं कर सकते हो। अभी आ रहा है वो साउथ अमेरिका से एक कंपनी वाला आ रहा है, अब उसको भी आप 20% सब्सिडी देना, वो भी आप ही के देश में आकर फैक्ट्री लगाएगा। ये कौन सा हो गया? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, ओके दोस्तों, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द MFN प्रिंसिपल with respect to internal taxes, internal laws, etc. आपको ट्रीटमेंट नॉट लेस फेवरेबल, यानी आपने अपनी जो डोमेस्टिक कंपनी को ट्रीटमेंट दिया है ना, हाँ, एटलीस्ट उतना फेवरेबल ट्रीटमेंट तो आपको फॉरेन कंपनी को देना ही देना है। यानी एनी ट्रीटमेंट विच हैज बीन गिवन टू द डोमेस्टिक कंपनी, उससे नॉट लेस देन फेवरेबल ट्रीटमेंट कम नहीं होना चाहिए फेवरेबल बाहर वाले के लिए, ज्यादा होगा तो चलेगा, राइट? नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स ओन एंड फॉरेन प्रोडक्ट सर्विसेज और नेशनल, यानी किसी तरह का दोस्तों कोई भेदभाव नहीं होगा, राइट? बस ये जो दो प्रिंसिपल आपने और मैंने पढ़ लिए ना, मेन ये दो ही प्रिंसिपल है ना। ये दो अगर शपथ आपने ले ली तो फिर उसके बाद WTO वाले बोलते हैं ठीक है, अब अगर आप थक गए तो आप भले ही बैठ जाओ, आपकी जगह पर कोई दूसरा ले लेगा शपथ, राइट? कोई आया हो छोटा मोटा मिनिस्टर आया हो तो उसको भेज दो, बाकी शपथ हम उसको दिलवा देंगे। तो दो मेन शपथ कौन सी हो गई? एक तो MFN वाली हो गई, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, राइट? और दूसरा क्या? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। अब दोनों पढ़ने के बाद कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है सर ये दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इसमें फर्क समझना, दोनों एक्चुअली एक जैसे नहीं है, राइट? ओके दोस्तों, MFN का मतलब है कि आप इंडिया में क्या कर रहे हैं हमको मतलब नहीं। इंडिया के बाहर अगर आपने किसी कंट्री को बोला कि अरे आप तो अपने वाले ही हो, तो जैसे आपने बोला अरे आप तो अपने वाले हो, मतलब WTO की सारी कंट्रीज अब आपकी अपनी वाली हो गई है। इज दैट क्लियर? है ना? ओके तो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल से कैसे काम करता है? इंटरनेशनली काम करता है। लेकिन आपने अपने कंट्री की कंपनी को बोला कि अरे आप तो अपने ही देश के, आप तो लगाओ प्लांट, हम सब्सिडी देंगे, तो फिर नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल आ जाएगा। एक मिनट, जो फॉरेन की कंपनी उसको भी आपको उतना ही फेवरेबल ट्रीटमेंट कम से कम देना
पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप डिफरेंस समझ गए दोनों में? यानी अल्टीमेटली दोनों को अगर मिक्स किया जाए ना, यानी विदाउट ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल प्लस नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, इसको मिक्स किया जाए ना, तो अब अल्टीमेटली देखा जाए तो इंडिया क्या, इंडिया के बाहर क्या, सब कुछ एक जैसा है। और डब्ल्यूटीओ का तो ऑब्जेक्टिव ही वही है कि फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी फर्क होना नहीं चाहिए, और आपकी कंट्री के अंदर और बाहर भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये दो शपथ आपको समझ में आ गई क्या? बस अब इसके बाद वाली तो फॉर्मेलिटी है दोस्तों। हाँ, सबसे पहला अब क्या है इसके बाद, फ्रीयर ट्रेड है ना। फ्रीयर ट्रेड का मतलब है नहीं फ्री में, अच्छा फ्री में का मतलब ये भी नहीं कि जीरो टैरिफ, इसका मतलब है जितना कोशिश करो कम से कम लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स, राइट, यानी आपको अपने ट्रेड बैरियर्स को कम करना पड़ेगा, आपको अपने मार्केट्स को ओपन अप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंडिया के ऊपर भी प्रेशर यही बनाया गया था कि ठीक है दुनिया आपको कॉपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। तो डब्ल्यूटीओ बेसिकली ऐसे ही काम करता है। अच्छा ये गया मुसीबत में आया, आने दो अब इसको, राइट, इसको डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर नॉन टैरिफ बैरियर्स को आप गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते हो, राइट, ओके। और उन्होंने बोला है देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज व्हाट, लिबरलाइजेशन या फिर प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। आप समझते हो क्या कि प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन देखो यार, इंडिया जब 1991 में ओपन करी इकोनॉमी, तो एकदम से आप ओपन करोगे तो काफी सारे विदेशी लोग एकदम से आ जाएंगे और पता चले आपकी सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी, उनको भी तो थोड़ा समय दो अपग्रेड करने का, राइट। सो प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन का मतलब है कि अच्छा अभी तक आप 20% ड्यूटी लेते थे क्या, चलो अगले 10 साल में इसको 10% पर ले आना, मतलब एक काम करना 18% कर देना, 2-3 साल बाद फिर 15 कर देना, फिर 12 कर देना, फिर 10 कर देना। इज दैट क्लियर? हम आपको वन शॉट नहीं बोल रहे, नहीं तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट फॉर योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन करना होगा, राइट। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, हम उनको थोड़ा ज्यादा लंबा समय देंगे, राइट, आपको 10 की जगह 15 साल दे देंगे बस एडजस्ट करने के लिए, बिकॉज यू आर ए डेवलपिंग कंट्री। ओके, यानी जो डब्ल्यूटीओ वो एकदम क्विक ऑर्गेनाइजेशन है या वो स्लो है? स्लो है। वो कहता है धीरे धीरे, सब अपने अपने हिसाब से धीरे 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 वर्ल्ड ट्रेड में सब अपने अपने हिसाब से कॉन्वर्ज हो जाना। इज दैट क्लियर? किसी के ऊपर कोई खास जोर जबरदस्ती नहीं है, सब धीरे। अच्छा आपसे नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, आप 1 साल बाद अपने ट्रेड बैरियर्स लो कर देना। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद क्या है, हाँ जी, प्रेडिक्टेबिलिटी। कितना शानदार उन्होंने प्रिंसिपल बोला है, यानी वो आप शपथ ले रहे हो, आप क्या क्या शपथ ले ली अभी तक आपने? सबसे पहले बोला है कि ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल का पालन करूंगा, फिर मैं नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का पालन करूंगा, फिर मैं फ्रीयर ट्रेड को बढ़ावा दूंगा, लेकिन प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन में दूंगा। तो उधर से डब्ल्यूटीओ ने भी बोला अच्छा आप डेवलपिंग नेशन हो, 2 साल ज्यादा दिए, ओके। फिर इसके बाद चौथी शपथ आपने क्या ले ली कि मैं प्रेडिक्टेबिलिटी रखूंगा, का सरल शब्दों में मतलब है कि मैं कल दिन उठकर एकदम से कोई फरमान नहीं निकाल दूंगा, अगर मैं कुछ एक्शन लेने भी वाला हूं तो मैं उसकी पहले इंडिकेशंस दूंगा ताकि सामने वाले को चीजें पहले से पता रहे, राइट, यानी आई वुड प्रोवाइड क्लियर कट हिंट्स बिफोर एक्टिंग। इज दैट क्लियर? ताकि किसी को कुछ भी एक तरह का एडजस्टमेंट करना हो तो वो कर ले, मतलब कल उठकर एकदम से फरमान जारी नहीं किया जाए। यार आपने कल उठकर एकदम से फरमान जारी कर दिया कि इंडियन बॉर्डर्स आर नाउ क्लोज फॉर फॉरेन कंपनीज, तो फॉरेन कंपनीज ने इतना सारा पैसा लगा रखा है ना, हाँ, ओके। तो आपको अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी, जब तो लोग आकर आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, प्रेडिक्टेबिलिटी क्यों है? ताकि इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज होंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रखना पड़ेगा, राइट। कंपनीज जो है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि ट्रेड बैरियर्स नॉट बी रेज्ड आर्बिट्ररीली, मतलब कल दिन उठाकर एकदम से ट्रेड बैरियर रेज कर दिया जाएगा या नहीं कर सकता हूं, हाँ नहीं कर सकता हूं, ऐसा दूसरी कंपनीज को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं प्रेडिक्टेबिलिटी रखूंगा, ओके। फिर उसके बाद मैं बाइंडिंग टैरिफ की जब जब भी बात आएगी उसमें मैं शामिल होऊंगा, यानी कि जब भी बाइंडिंग टैरिफ को लेकर 150 देश एक साथ शपथ ले रहे होंगे तो मैं भी खड़ा हूंगा और मैं भी शपथ लेता हूं कि मैं इससे ज्यादा टैरिफ चार्ज नहीं करूंगा, बाइंडिंग टैरिफ। इज दैट क्लियर? तभी तो जाकर प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी कि अब तो एकदम क्लियर है कि बंदा खड़ा हुआ था शपथ में, इसकी कैमरा में शूटिंग है, खड़ा हुआ था, इसने बोला था मैं बाइंडिंग टैरिफ, राइट, ओके।
दोस्तों फिर मैं कोटास को एनकरेज करूंगा या कोटास को डिस्करेज करूंगा? मैं कोटास को डिस्करेज करूंगा। इज दैट क्लियर? ओके। फिर उसके बाद एक और शपथ दिलवाई गई। क्या शपथ दिलवाई गई? प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि मैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को जनरली बनते कोशिश नहीं लगाऊंगा। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाना मेरा आखिरी हथियार होगा। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती है और वो डिस्टॉर्ट करती है किसको? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोहिबिट करूंगा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को, और दूसरी बात, लगाने की भी जरूरत पड़ी तो मैं इसको आखिरी विकल्प मानूंगा, है ना। यानी डब्ल्यूटीओ पता है क्या कहता है? डब्ल्यूटीओ कहता है कोई बात नहीं इंडिया, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आप 15 की जगह 16 कर लेना, 16 की जगह 18% कर लेना, और नहीं तो 20% कर लेना टैरिफ रेट। हाँ, लेकिन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मत लगाना, क्योंकि ये लगा दिया तो सभी खत्म हो गया। मतलब सभी खत्म हो गया ना, 1000 टन के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो उसने, सामने वाले ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है इन जोन, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। टैरिफ बढ़ा भी लोगे ना तो किसी तरीके से वो कंपनी, बढ़े हुए टैरिफ है तो आपकी कंट्री के कंज्यूमर से वो रिकवर कर लेगी, टैक्स बढ़ा देगी, रेट्स बढ़ा देगी, वॉटेवर। लेकिन आपने एक बार क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो सब खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके, है ना। कितनी शपथ ले ली दोस्तों अभी तक हमने? 5 शपथ ले ली। फिर इसके बाद अगली शपथ क्या है? ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस, राइट। ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है, देखना कितना शानदार है। इस शपथ का मतलब क्या है? इस शपथ का मतलब है कि मैं किसी भी गलत तरीके से अपने आप को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाऊंगा। यानी मैं एक चीनी कंपनी ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी कि मेरी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट दे रही है, खुदा मेहरबान गधा पहलवान, की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, मेरा प्रोडक्ट चीप हो गया, मैंने जाकर बताया देखो मैं कितने सस्ते में दे रहा हूं, वर्ल्ड ट्रेड बोलता है नहीं, ये एक तरीके से अनफेयर तरीका हो गया। आप अपनी रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ, यानी कॉस्ट रिडक्शन टेक्नोलॉजी लगाओ, मैकेनाइजेशन करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करो, और इस तरीके से आप सस्ता प्रोडक्ट बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करो। इज दैट क्लियर? मैं मेरी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाऊंगा, अनफेयर तरीकों से तो जरा भी नहीं बढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर? ओके। मुझे लगता है चाइनीज कंपनी इस वाली शपथ में इधर उधर हो गई थी। discouraging unfair practices such as export subsidies, dumping, etc. राइट? यानी कि हम क्या करेंगे? अनफेयर प्रैक्टिसेस को एनकरेज करेंगे, डिस्करेज करेंगे, डिस्करेज करेंगे, अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करेंगे, राइट। जैसे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी, डंपिंग के लिए अलाउ कर दिया कि आप तो जाकर करो डंपिंग, अपनी कंट्री में इतने में बेच रहे हो, उससे कम में दूसरे के देश में बेच कर आ जाओ। गलत हो गया ना। आप एक तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस नहीं, आप एक तो अपने गवर्नमेंट के बल पर जा रहे हो, और दूसरा आप अपने फाइनेंशियल दम पर जा रहे। अरे यार, आज एक अमेरिकन कंपनी मालूम है क्या करेगी? अमेरिकन कंपनी जाएगी और श्रीलंका में एक सेक्टर पकड़ेगी, कोई सा भी सेक्टर, मान लो टेलीकॉम सेक्टर ही पकड़ लिया, और वहां पर एक टेलीकॉम अपनी अपनी कंपनी ओपन कर ली। श्रीलंका वाले आ गए, नहीं नहीं ऐसे कैसे टेलीकॉम कंपनी ओपन कर रहे हो? तो फिर अमेरिका वाले ने फोन किसको लगा दिया? डब्ल्यूटीओ। दिखाना जरा इनको रिकॉर्डिंग, जब मेंबरशिप ली थी कौन कौन सी शपथ ली थी, राइट। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। श्रीलंका वाला बोलता है ठीक है लगा लो कंपनी। अमेरिका ने क्या बोला कि इतने बिलियन डॉलर का नुकसान खाएंगे लेकिन श्रीलंका का टेलीकॉम सेक्टर तबाह कर देंगे। गलत हो गया ना यार। अब आपने अनफेयर तरीके से करा। इज दैट क्लियर? ओके। फिर इसके बाद क्या है बताओ? मैं टैरिफ यूज नहीं करूंगा। अच्छा, जैसे ही बोला ना डब्ल्यूटीओ ने कि मैं टैरिफ यूज नहीं, सबने हाथ पीछे कर लिया। अरे क्या बोल रहे? मैं टैरिफ यूज नहीं करूंगा, सबने हाथ पीछे कर लिए। डब्ल्यूटीओ ने देखा अरे तो सबने हाथ पीछे कर लिए। तो फिर डब्ल्यूटीओ ने बोला मैं टैरिफ यूज करूंगा लेकिन एज अ लेजिटिमेट मेजर, सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज को कुछ हद तक बचाव करने के लिए, ताकि उन पर कोई गलत ना हो जाए। मैं सिर्फ इसलिए टैरिफ यूज करूंगा, इसलिए टैरिफ यूज नहीं करूंगा कि मैं सामने वाले के इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ मेरी डोमेस्टिक कंपनीज को भी सपोर्ट करना चाहता हूं, उसके लिए मैं टैरिफ का सहारा लूंगा। तो फिर सबने हाथ आगे बढ़ाए और क्या बोला? टैरिफ्स एज लेजिटिमेट मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इज दैट क्लियर? तो टैरिफ लगाने के पीछे मकसद क्या हुआ कि मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ
लगाऊंगा, लेकिन सामने वाले के इंपोर्ट को सिर्फ होल एंड सोल पर्पस ये नहीं होगा कि मैं इंपोर्ट डिस्करेज कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? यानी कि डब्ल्यूटीओ टैरिफ अलाउ करता है, लेकिन क्या रहता है जब आप मीटिंग में जाते हो 150-200 के लोग मिलते हैं तो फिर वो आपके सामने रखते हैं इंडिया देखो बाकी सबका तो 10%, आपका 15% है, कुछ करो, है ना। अब आप पहली बार तो मीटिंग से बोलकर निकल गए हाँ मैं जाता हूँ और बात करता हूँ, अगली बार आप फिर से आए 6 महीने बाद, वो इंडिया आपसे बात हुई थी, अब आप कब तक बचोगे? तो आपको शर्मा शर्मी में क्या, ठीक है यार 15 इतने बार बोल रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ही सही, नहीं तो फिर बाकी कंट्रीज भी पीछे लग जाएगी कि यार ये इंडिया वाला तो सुनता ही नहीं, हाँ टैरिफ कम ही नहीं कर रहा है, एक काम करो इसके ऊपर टैरिफ बढ़ाओ, अपना राइट अपने आप मानेगा। तो क्या रहता है वहां पर सब ऐसे नेगोशिएशंस के थ्रू ट्रेड बैरियर्स को लोअर करते हैं। यानी एक सर्वे था उसमें ऐसा बताया गया था कि ऑन एन एवरेज पहले इंपोर्ट ड्यूटीज, जो एवरेज इंपोर्ट ड्यूटीज हुआ करती थी वो रफली 20% के आसपास थी या रफली 16% के आसपास थी इंपोर्ट ड्यूटी, जो आज की तारीख में गिरकर एवरेज 9% की इंपोर्ट ड्यूटीज रह गई है। वाई? बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ की उसने इतने सारे नेगोशिएशंस करवाए जिससे कि लोअर 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 टैरिफ वो करवाते चले गए, तो आज की तारीख में एवरेज इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, ओके चलिए दोस्तों, हाँ यहाँ पर क्या लिए शपथ हमने, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ शुड ओनली, हाँ अरे एक और इस शपथ में एक और चीज बोली गई है, मतलब अल्टीमेटली मालूम है डब्ल्यूटीओ जो है वो डरता है, किससे डरता है वो? टैरिफ मेजर्स से डरता है या नॉन टैरिफ मेजर से डरता है? नॉन टैरिफ से ज्यादा डरता है डब्ल्यूटीओ, क्योंकि वो कहता है नॉन टैरिफ इतने अंदर के मेजर्स होते हैं, इतने छुपे हुए मेजर्स होते हैं कि जिसको डब्ल्यूटीओ कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे किसी कंट्री ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स स्ट्रिक्ट कर दी, कंट्री कह रही नहीं हमारे यहाँ पर तो ये फॉर्मेलिटीज तो लगती है, हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसे सारा आपको पास, आप देख लो अगर हमारे यहाँ पर कोई एक इंसान आसानी से इतनी आसानी से बिजनेस कर सकता हो तो बता दो, है ना, उसको तकलीफ आती है ना, तो आपकी कंपनी को भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, राइट। तो डब्ल्यूटीओ क्या चाहता है, ये नॉन टैरिफ मेजर्स मत रखो, क्योंकि नॉन टैरिफ मेजर्स कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, राइट। दुश्मन गुरिल्ला हमला करता है, राइट, छुप छुप के हमला कर रहा है, उसकी वजह क्या है? आमने सामने आकर देख लो। तो टैरिफ मेजर्स आप रखो, यानी डब्ल्यूटीओ का मकसद क्या है कि आज से 20 साल बाद सिर्फ टैरिफ्स ही एकमात्र प्रोटेक्शन होना चाहिए, नॉन टैरिफ मेजर्स नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कि नॉन टैरिफ मेजर्स नहीं होना चाहिए का मतलब है कि क्या आप अपने प्लांट, एनिमल, एनवायरनमेंट को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? नहीं, डब्ल्यूटीओ कहता है कि अभी इंडिया अपने अलग रूल चलाता है, अमेरिका अलग रूल, चाइना अलग रूल, हम सबके कॉमन इंटरनेशनल नॉन टैरिफ मेजर्स बना देंगे, हम सबके कॉमन नॉन टैरिफ मेजर्स बना देंगे। यानी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी तो इंडिया में अगर फॉर्म नंबर 2 भी है 3 भी है ना, तो यही पूरे के पूरे इंटरनेशनल में भी यही चलेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसा करने से बहुत इजी हो जाएगा ना, अब आप उसका सहारा ही नहीं ले पाओगे एडमिन प्रोसीजर का। इज दैट क्लियर? राइट। तो डब्ल्यूटीओ क्या चाहता है, जितने सारे नॉन टैरिफ मेजर्स है वो हम इंटरनेशनलाइज कर देंगे। टैरिफ जरूर हर कंट्री अपना थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर ले डिपेंडिंग ऑन देयर लोकल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ शुड बी दी ओनली मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, और उसको भी हम ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे थ्रू नेगोशिएशंस। ठीक है, चलो फिर इसके बाद क्या है, देयर वुड बी ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। इस शपथ को लेते वक्त आप क्या बोलोगे? ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि मैं कोई सा भी निर्णय लूंगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा दुनिया को अवेलेबल करवाऊंगा, मैं कोई सा भी निर्णय आर्बिट्ररीली नहीं लूंगा, वेल फैक्ट से सपोर्टेड होगा, ग्राउंड्स होंगे उसके, तो ही मैं जाकर डिसीजन लूंगा। और अगर मैं कुछ आगे जाकर बैन लगाने वाला हूं, टैरिफ बढ़ाने वाला हूं, तो इन सारी चीजों के लिए पहले से ही हिंट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। ओके, ट्रांसपेरेंट एंड वेरिफिएबल, इनवेरिएबली एंड विदाउट डिले बी नोटिफाइड टू ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स। यानी आप कोई सा भी डिसीजन ले रहे हो तो आपको इमीडिएटली सबको ईमेल भेजना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा हमने लिया था, अच्छा आपको नहीं मालूम चला, अरे और बताना रहे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको इमीडिएटली हर किसी को नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर कोई आपके निर्णय का अपोजिशन करता है तो आपको उसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपके लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से सामने वाले को कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, मैं प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन करूंगा, राइट। यानी कि मैं क्या करूंगा कि मैं
नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस दूंगा, मैं क्या करूंगा, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस दूंगा। नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस का मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा। यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि जो WTO ना वो इस एक चीज में फेल है। किस चीज में फेल है WTO? एग्रीकल्चरल ट्रेड में अभी भी फेल है। एग्रीकल्चरल ट्रेड में WTO अभी भी फेल है, यानी उसको लेकर हर किसी की अपनी अपनी कंट्री की अलग अलग पॉलिसी है। WTO ने गुड्स काउंसिल तो बनाई, सर्विसेज काउंसिल तो बनाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल तो बनाई, लेकिन एग्रीकल्चरल काउंसिल नहीं बनाई। तो WTO जो है वो एग्रीकल्चर में फेल है। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या, वो तो वो WTO नहीं करेगा, बिकॉज WTO, आपने देखो कितना सही डाउट पूछा कि क्या WTO आगे जाकर सारी कंट्रीज की करेंसी भी सेम करने की बात करेगा? वो WTO बात नहीं करता है। WTO कहता है कि हर कंट्री अपनी अपनी सेपरेट करेंसी रखे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गुड्स अगर इधर से इधर जा रहे हैं, सर्विसेज इधर से इधर जा रही, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर WTO काम नहीं करता। मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है ना, वो लोग आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज पर वॉच रखते हैं। WTO सिर्फ ट्रेड पर करता है, उसको करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ। फिर इसके बाद दोस्तों ये, फिर उसके बाद हाँ, WTO कौन से राउंड से आया था दोस्तों, कौन से राउंड के बाद आया? उरुग्वाय राउंड। तो WTO ने एक और शपथ ली कि जो भी उरुग्वाय राउंड में ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे डिस्प्यूट्स हैं या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो सेटल नहीं हुए, उसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा, राइट। यानी जनरल डिसएग्रीमेंट अमंग ट्रेडिंग पार्टनर्स वर लेफ्ट अनसेटल्ड ड्यूरिंग द उरुग्वाय राउंड, राइट। तो हम उन कंट्रोवर्शियल नेचर के डिसीजंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद क्या है, मैं मार्केट एक्सेस दूंगा। मैं मार्केट एक्सेस दूंगा का मतलब है कि मैं मेरे जितने सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको भी किसके अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, इनटू टैरिफ्स, क्योंकि टैरिफ्स विजिबल होते हैं। टैरिफ्स WTO देखकर आपसे बात कर सकता है, बट नॉन टैरिफ्स इनविजिबल होते हैं। तो आपको अपना मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा, सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने पड़ेंगे, जो करना है वो सब टैरिफ के नाम से आप कर लो, राइट। ओके, फिर उसके बाद मैं स्पेशल प्रिविलेज दूंगा किसको, लेस डेवलप कंट्रीज को। तो आपको मालूम है ना, अमेरिका भी क्या करता है कि अमेरिका बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज से भी गुड्स परचेज करता है। जैसे अमेरिका वियतनाम से गुड्स परचेज करता है, बांग्लादेश से गुड्स परचेज करता है, थाईलैंड से गुड्स परचेज करता है। जैसे अमेरिका में मैं मॉल में गया और मैंने वहां पर लेटेस्ट एक शर्ट देखा, तो मैंने देखा एक शर्ट पे क्या लिखा, मेड इन वियतनाम, दूसरा शर्ट देखा तो मेड इन बांग्लादेश, फिर तीसरा देखा तो मेड इन इंडिया, राइट। तो बेसिकली क्या करते हैं, अमेरिका स्पेशल प्रिविलेज देता है किसको, लेस डेवलप कंट्रीज। मतलब इंडिया तो लेस डेवलप नहीं है, बट बांग्लादेश वियतनाम बोल रहा था मैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं कोरोना दूसरी कंट्रीज को फैलाऊंगा मतलब मैं ध्यान रखूंगा ना दूसरों की हेल्थ सेफ्टी का, एनवायरनमेंट का, राइट। सच मेजर्स शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, not employ environmental protection measures as a means of disguising protection policy, protectionist policies। कितना शानदार लिखा है। उनको भी मालूम है कि लोग क्या करेंगे, एनवायरनमेंट का बहाना बनाएंगे और इंपोर्ट को डिस्करेज कर देंगे। यानी सिंपल इंडिया क्या बोल देगा, नहीं मैं चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहा। WTO वाले ने फोन लगाया, यार आप चाइना से क्यों नहीं कर रहे इंपोर्ट? नहीं, क्योंकि चाइना वाला बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है और मैं तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। तो अगर मैं चाइना से इंपोर्ट करूंगा तो पोल्यूशन को डैमेज होगा, इसलिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूं। और इंडिया वाले ने फोन रख दिया। तो WTO ने बोला हाँ यार, ये एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की तो बात कर रहा है, राइट। तो फिर WTO वाले ने ये वाला क्लॉज बताया, उन्होंने बोला देखो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट तो करना है, पर इसके पीछे छुपकर वर्ल्ड ट्रेड को डिस्करेज नहीं करना। यानी आप इस क्लॉज का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते कि एनवायरनमेंट के नाम पर मैं तो नहीं कर रहा हूं इंपोर्ट। ओके, अ ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव एंड वेरिफिएबल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम मैकेनिज्म। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ने क्या बोला, क्योंकि वो जो था ना GATT था ना इसके पहले, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, है ना। GATT के अंदर दो प्रॉब्लम थी, एक तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, दूसरा इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो WTO ने पहले ही क्लियर कर दिया, और WTO ने क्या बोला कि हम डिस्प्यूट का भी सेटलमेंट मैकेनिज्म
डिवाइस करेंगे। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे का मतलब है कि कौन सा डिस्प्यूट हम करें, हम कंसीडर करेंगे, कौन सा डिस्प्यूट कंसीडर नहीं करेंगे। जो डिस्प्यूट हम कंसीडर कर रहे हैं उसको आखिर कितने टाइम फ्रेम के अंदर हम सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के प्रोटोकॉल्स, उसको सॉल्व करने की प्रोसेस आखिर क्या रहेगी। इज दैट क्लियर? ओके, सो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हम उसका सेटलमेंट करवाएंगे थ्रू। अच्छा हाँ, WTO एक और बात कहता है, जैसे कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो WTO वाला सबसे पता है पहले, सबसे पहले पता है क्या कहता है? जैसे कि अगर आपने पुलिस थाने में फोन करा, WTO मतलब पुलिस थाना, आपने वहां पर फोन करा कि ये जो पड़ोसी है ये तेज चल रहा है, तो पुलिस थाने में पता है पुलिस आपको क्या कहेगी? आप एक काम करो, आप दोनों पड़ोसी हो ना, आप आपस में बैठकर पहले सेटल कर लो। कर रहे हो सेटल? 1 घंटे बाद फोन आ रहे, हाँ सर हो गया हमारा तो सेटलमेंट, और हम दोनों तो बिल्कुल अभी साथ में एक थाली में बैठकर खाना खा रहे। WTO ने बोला ठीक है, हमने बोला नहीं नहीं यहाँ तो विवाद और बढ़ गया, तो फिर WTO आएगा और फिर वो सेटलमेंट करवाएगा ना। WTO की पहली स्टेप पता है क्या होगी? कि आप आपस में सेटल कर लो, राइट। तो अगर आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आपको सेटल कैसे करना है? थ्रू कंसल्टेशन, राइट। और इन केस ऑफ फेलियर अगर आप आपस में नहीं करते हो तो फिर उसको रेफर किसको कर देना? टू, हाँ, WTO। और फिर WTO ने जो डिसीजन ले लिया ना उस पे आप कुछ बोल नहीं सकते हो फिर। हाँ, पुलिस ने बोला कि गलती तुम्हारी है बेटा, आप कहीं जा नहीं सकते हो। हाँ, बहुत शौक चढ़ा था। ओके, तो डिसीजंस ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आर फाइनल एंड बाइंडिंग। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, अब इसके बाद और एक भयंकर बोरिंग, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, भयंकर बोरिंग चीज आने वाली। देखो क्या लिखा है, नाम क्या लिखा है, नाम क्या लिखा है? ओवरव्यू ऑफ दी, मतलब WTO के जितने सारे एग्रीमेंट्स है ना उसका आपको ओवरव्यू दिया ताकि बच्चों को पता रहे अच्छा ऐसा भी कोई एग्रीमेंट है, अच्छा ऐसा भी कोई एग्रीमेंट है ना। अगर दोस्तों ये हमने कर लिया तो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं तो आपको शुरू करने से पहले ही बोला था, एक्चुअली 5 यूनिट में से ये वाली जो यूनिट है बहुत ही हाईली थियोरेटिकल इन नेचर है ना। तो आप एक काम करो, देखो अगर अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ना बस, फिर इसके बाद ये दोहा राउंड तो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, है ना। फिर इसके बाद 25 साल WTO के अचीवमेंट तो अपन यूं ही 2 मिनट में बता देंगे बस फिर इसके बाद ये कुछ भी नहीं है। समरी ऑफ एग्रीमेंट्स तो अपने को पढ़ना भी नहीं है ना, समरी ऑफ एग्रीमेंट तो ऑलरेडी कवर हो चुका रहेगा। ओके, कर ही लेते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो अब हम क्या देख रहे हैं बताइए? ओवरव्यू ऑफ द WTO एग्रीमेंट्स, यानी WTO में आखिर कौन कौन से तरह के एग्रीमेंट्स है। ओके, तो दोस्तों फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स अंडर WTO। सबसे पहला एग्रीमेंट कौन सा? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद ही बता दोगे कि इस एग्रीमेंट के पीछे मकसद क्या है और इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ होगा। बताओ चलो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के पीछे मकसद क्या होगा? कि एग्रीकल्चरल ट्रेड को बढ़ावा मिले, राइट। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल ट्रेड, ठीक है। कैसे करोगे आप इंप्रूव एग्रीकल्चरल ट्रेड? एक दूसरे के मार्केट का एक्सेस दो, ट्रेड बैरियर्स कम करो। इज दैट क्लियर? तो आपको मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा और आपको डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडीज पर काम करना पड़ेगा, राइट। ओके, फिर अगला कौन सा? एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, क्योंकि WTO ने कहा कि अगर ये एक कंट्री के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपने सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स खुद ही डिसाइड कर लेना, तो हर कंट्री क्या करेगी? अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेगी और उसको जब चाहे मर्जी तब चेंज कर देगी। तो WTO ने बोला 1 मिनट, कोई भी मीटिंग से उठकर नहीं जा सकता, पहले यहाँ पर SPS के बारे में बात होगी, हम स्टैंडर्ड तय करेंगे कि किस चीज को प्लांट के लिए रिस्क माना जाएगा, किस चीज को एनिमल के लिए रिस्क माना जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो दोस्तों इसमें उसके पीछे मकसद क्या था? कि ताकि कोई इस SPS का गलत फायदा ना उठा ले, टू प्रिवेंट सच मेजर्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर आर्बिट्ररी और अनजस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन। इज दैट क्लियर? चलो अगला एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ दोस्तों? WTO में ये सब साइन करते जा रहे हैं हम एग्रीमेंट। चलो अगला एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। ओके दोस्तों, जब WTO आया ना तो उसने ये वाला एग्रीमेंट बनाया, कौन सा? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। इसके पहले मालूम है कौन सा एग्रीमेंट चलता था? एक मल्टी फाइबर एग्रीमेंट नाम का एग्रीमेंट है जो चलता था। हाँ, ओके, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को किसने रिप्लेस कर दिया? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग ने। उसके पीछे कारण ये है कि जब तक WTO नहीं आया था ना तब तक ये जो टेक्सटाइल वाला ट्रेड है ना ये बहुत कम होता था, राइट। लेकिन उसके बाद से जब ये एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग आया
तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि एक 10 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड रखेंगे और उसमें हम जितने सारे टैरिफ से, जितने सारे रेस्ट्रिक्शन से, बैरियर्स हम उनको कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उनका कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर को कंप्लीटली कैसा कर देंगे, डीरेगुलेट कर देंगे, यानी कंप्लीटली ओपन छोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी कोई नेशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी ऐसा कुछ तो अफेक्ट होता ही नहीं। यार फूड में कुछ हो सकता है, बट इसमें कैसे होगा? टेक्नोलॉजी में कुछ हो सकता है कि आप उस पर, बट टेक्सटाइल में आप डिपेंडेंट थोड़ी ना हो जाओगे, राइट, किसी पे। तो इसको पूरी तरीके से डीरेगुलेट किया जाए ओवर अ 10 ईयर ट्रांजिशन पीरियड। ओके, फिर इसके बाद एक और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करो। कौन सा? एसपीएस पे तो करा ही था, इस पे भी करो, टीबीटी पे, क्योंकि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का भी तो कोई गलत फायदा हाँ उठा सकता है। सो यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, राइट। तो इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रिवेंट स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्फर्मिटी असेसमेंट सिस्टम्स फ्रॉम बिकमिंग अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, यानी एसपीएस का भी यही मकसद था क्या कि आप एसपीएस का गलत फायदा मत उठाना। उसी तरीके से टीबीटी के भी जो मेजर्स हम आपको अलाउ कर रहे हैं, मार्किंग के, लेबलिंग के, आप उसका गलत फायदा मत उठाना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला कौन सा वाला दोस्तों एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, राइट। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स अपन ने पहले भी कहीं पर वर्ड सुना हुआ है ना, कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी को कहा कि आप अगर सोलर पैनल बना रहे हो तो उसके अंदर 75% लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ ने बोला सॉरी इंडिया, ऐसा नहीं चलेगा, यहां पर इस एग्रीमेंट पे साइन करो। ओके, सो not impose investment measures inconsistent with the national treatment, यानी कि अगर आप किसी डोमेस्टिक कंपनी को कुछ सब्सिडी अलाउ कर रहे हो तो फिर वो आपको सभी को अलाउ करनी पड़ेगी, और आप ऐसा लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट वाला क्लॉज नहीं ला सकते हो। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, फिर इसके बाद एक और एग्रीमेंट कौन सा है? एंटी डंपिंग। ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ उसके पहले कंट्री ने बस ये बोल दिया कि ये लोग डंपिंग कर रहे हैं तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, जबकि सामने वाला डंपिंग कर ही नहीं रहा था। तो एक एग्रीमेंट बनाया गया कि डंपिंग की डेफिनेशन आखिर क्या है, और अगर डंपिंग पाई गई तो वो किस हद तक की पाई गई, 5% तक की पाई गई, 10% तक की पाई गई, ज्यादा सीरियस पाई गई, और अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओगे। ऐसा नहीं आपने देखा थोड़ी सी 2% की डंपिंग एक काम कर ठोक इस पे 50% की ड्यूटी, राइट। तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो एंटी डंपिंग एग्रीमेंट क्या है कि वहां पर डिसिप्लिन बताए जाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग डंपिंग मार्जिन। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसके बाद अरे वाह, एक और शानदार एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ? कस्टम्स वैल्यूएशन एग्रीमेंट, राइट। दोस्तों अमेरिका ने क्या करा, ट्रेड बैरियर तो कम कर दिया, ड्यूटी 10% से गिराकर 2% कर दी, लेकिन जब इंडियन ने उस गुड्स को एक्सपोर्ट करा वहां पर, तो इंडियन ने बोला $100 का गुड्स है, अमेरिका ने बोला एक जीरो और लगाएंगे आगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इसका वैल्यूएशन यही आ रहा है। तो फिर डब्ल्यूटीओ ने अमेरिका वालों को बोला और बोला इस पे साइन करो कि जो कस्टम्स का वैल्यूएशन होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर हार्मोनाइज किया गया इंटरनेशनल बेसिस पर कि आखिर आप आर्बिट्ररी वैल्यूएशंस ना कर दें। ओके, फिर इसके बाद एग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, और ये बहुत शानदार एग्रीमेंट साइन हो गया। क्या प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन आपने इसके पहले कहीं पर सुना हुआ है क्या? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन मैं बताता हूं आपको, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन आखिर क्या होता है। जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या बोलते हैं? साइज ये होना चाहिए, शेप ये होना चाहिए, डिजाइन ये होना चाहिए, मार्किंग ऐसी होना चाहिए, लेबलिंग ऐसा होना चाहिए, एंड सो ऑन। बहुत दूर से, यानी अफ्रीका से गुड्स चलकर आए इंडिया के पोर्ट तक, मुंबई पोर्ट पर आए, मुंबई में कस्टम्स के ऑफिसर ने कहा ओ इसमें तो लेबलिंग की प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया में बताना पड़ता है कि वेजिटेरियन हो तो उस पर ग्रीन डॉट होना चाहिए और नॉन वेज हो तो उसके ऊपर रेड डॉट होना चाहिए, और आपके इस पे तो लेबल ही नहीं है, आपका हम पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं। अब वो जो कंसाइनमेंट था ऑलरेडी उसकी 3 मंथ्स की थी एक्सपायरी, क्योंकि फूड आइटम था, 15 दिन तो उसको वहां से यहाँ तक आने में लग गए, 15 दिन। कस्टम वालों ने बोला रिजेक्ट करेंगे, उधर वालों ने बोला अरे सर देख लो मतलब क्या है, सब वेज ही तो है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है अगर नहीं भी लिखा। फिर उसके बाद जब तक गुड्स वहाँ गए वो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट बर्बाद हो गया। तो इसलिए एक रूल बनाया गया है कि ये जो भी टीबीटी है ना वो आपकी कंट्री में आप नहीं लगाओगे,
आपका टीबीटी वाला ऑफिसर कहाँ बैठा होगा? आप एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर बैठा होगा। यानी ऐसा नहीं, ये नाटक नहीं होने चाहिए कि यहाँ तक गुड्स आ गए और अब बता रहे हो कि अरे प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो कहाँ बता दो, वहीं बता दो। इज दैट क्लियर? आपको प्रॉब्लम है ना कि उसने लेबल नहीं लगाया, तो उसको वहीं बोल दो, नहीं तो बेचारा इतना सारा शिपमेंट भी करेगा, खर्चा भी करेगा, इंश्योरेंस भी करेगा, फिर आप उसका टाइम भी बिगाड़ोगे और रिजेक्ट करके वापस से वहां तक भेजोगे। तो टीबीटी वाला जो ऑफिसर रहता है वो कहाँ बैठता है? वहां बैठता है। इज दैट क्लियर? अब वहां की कंपनी को हम कैसे रिक्रूट करेंगे, क्या रूल्स होंगे, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे उस कंट्री और अपना जो टीबीटी वाला ऑफिसर बैठा उन दोनों के बीच में कैसे रिजॉल्व होगा, वो सब किस एग्रीमेंट में लिखा है? हाँ, ओके। सो सिक्योर ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। फिर उसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका मैकेनिज्म आखिर कैसा रहेगा रिजॉल्व करने का। चलो एक और एग्रीमेंट कौन सा? एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन, राइट। रूल्स ऑफ ओरिजिन में क्या रहता है, कई बार डिस्प्यूट होते हैं कि नहीं इसका ओरिजिन तो ये है, कोई कहता नहीं इसका ओरिजिन तो ये, कोई कहता है इसका ओरिजिन तो ये। तो ओरिजिन खुद कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका रूल बनाया गया दैट हाउ टू डिटरमाइन कि एक पर्टिकुलर गुड्स जो है वो कहाँ के ओरिजिन का है। और अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट होता है तो अगेन उसका सेटलमेंट की प्रोसीजर आखिर क्या रहेगी। आप समझ रहे हो जितने सारे हस्ताक्षर हुए हैं एग्रीमेंट, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, आप इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, और कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कैसे सॉल्व होना चाहिए, राइट। ओके, फिर दोस्तों इसके बाद अगला एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ? एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, राइट। यानी कि सरल शब्दों में क्या करा, इंडिया वाला जैसे आया ना मीटिंग से, उसने बोला चलो इंपोर्ट लाइसेंस निकाल दो। और इंपोर्ट लाइसेंस किसको देना है, कब देना है और कितना देना है, वो कौन बताएगा? हम, यानी गवर्नमेंट। तो डब्ल्यूटीओ ने फोन करा, 1 मिनट, अगर आप इंपोर्ट लाइसेंसिंग कर रहे हो तो उसके क्या रूल्स होंगे वो हम बताएंगे। इज दैट क्लियर? ताकि आप इंपोर्ट लाइसेंसिंग को गलत तरीके से यूज ना कर सको। ओके, सो उसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स का, और फेयर ऑपरेशन होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद आपने सुना होगा ना कभी लाइसेंस राज नाम की चीज हमारी कंट्री में हुआ करती थी। लाइसेंस राज, अफसर राज। लाइसेंस राज यानी जो भी काम करना है तो लाइसेंस लगेगा। आपको एक बात मालूम है कि नहीं, पहले साइकिल पर भी नंबर प्लेट होती थी। यानी आज से कई साल पहले साइकिल भी अगर आप चला रहे हो ना तो साइकिल के ऊपर भी नंबर होते थे। साइकिल साइकिल जैसे गाड़ी पे, गाड़ी का नहीं आरटी होता, वैसे साइकिल पर भी पहले हमारे यहाँ पर नंबर हुआ करते थे, है ना। ओके, आपको एक बात मालूम है कि नहीं, पहले आपको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ता था कि मेरे पास इतना गोल्ड है। जैसे आपके घर पे 200 ग्राम सोना भी पड़ा है ना, तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरे घर पर 200 ग्राम सोना पड़ा हुआ है। नहीं बताया और निकल गया तो वो किसका हो गया? गवर्नमेंट। एक्चुअली ऐसे सारे रूल्स थे पहले इंडिया के अंदर, राइट, जो धीरे 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 लिबरलाइज होते गए, रिलैक्स होते गए, राइट। ओके, फिर इसके बाद एग्रीमेंट किस पर हुआ? सब्सिडीज पर और काउंटरवेलिंग मेजर्स पर। एग्रीमेंट्स ऑन सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स का मतलब समझते हो कि अगर कोई सी कंट्री आपकी कंट्री के अंदर बहुत सारा इंपोर्ट कर दे रही है जिसकी वजह से टेम्पररीली आपको लग रहा है कि एक्सेस सप्लाई हो गया, तो आप टेम्पररी बैन लगा सकते हो ना। उस टेम्पररी बैन को ही हम क्या कहते हैं? सेफगार्ड। तो अब इस एग्रीमेंट के अंदर क्या समझाया जाएगा कि आप इसका गलत उपयोग मत करना, कब उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है। ओके, फिर इसके बाद डिसिप्लिन फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर इंपोजिंग सेफगार्ड्स। ओके, अगला एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। क्योंकि दोस्तों एक सर्विसेज काउंसिल भी तो बनी है। और क्या जीएटीटी के अंदर सर्विसेज कवर्ड थी? नहीं, जीएटीटी के अंदर सिर्फ क्या कवर्ड थे? गुड्स। क्या सर्विसेज कवर्ड थी? नहीं। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर्ड थे? नहीं थे, राइट। तो इसलिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, राइट, जिसके अंदर की बताया गया है कि आपको अगेन नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करना है और चीजों को ट्रांसपेरेंट रखना है। फिर इसके बाद एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, करना ही पड़ेगा ना एग्रीमेंट, क्योंकि जीएटीटी के अंदर तो ये था ही नहीं। ट्रिप्स, ट्रिप्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो दोस्तों हाँ जी, यहां पर क्या बताया जाएगा, इस एग्रीमेंट में क्या बताया जाएगा कि आप किसी के भी दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा करना, यानी आप ऐसी सुरक्षा करना जैसे कि अगर वो आप ही के देश की कंपनी होती
और आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते, वैसे ही दोस्तों आपको नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को लगाकर किसी दूसरी कंट्री के भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल देना है और नेशनल ट्रीटमेंट देना है, राइट, किसके लिए, फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट, यानी कि यू हैव टू मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। हाँ, यू हैव टू मेंटेन व्हाट, high levels of intellectual property protection. You have to administer a system of enforcement of such rights. यानी दो चीजें, आपको एक तो कानून इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कड़े बनाने पड़ेंगे और उसका सख्ती से पालन भी करना पड़ेगा, और तीसरा आपको अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको कैसे सेटल करना है उसकी आपको प्रोसीजर्स भी बतानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि अगर WTO में कोई सा भी डिस्प्यूट आया तो उसको सेटल किस प्रोसेस से किया जाएगा, राइट, यानी कि यहाँ पर कुछ कॉमन रूल्स और प्रोसीजर्स बताई जाएंगी। वी विल स्ट्रेंथन आवर डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स, यानी कि उसकी एक टाइम लिमिट दे देंगे कि यार आपने कोई सी भी कंप्लेंट करी तो हम उसको विद इन दिस टाइम फ्रेम सॉल्व करेंगे, राइट, यानी ये देखो ना, सेटिंग टाइम फ्रेम्स फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। और अगर लेटर से हमने जो डिस्प्यूट सेटलमेंट किया है अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपीलेट बॉडी बनाएंगे। होता है ना ऐसा इनकम टैक्स में कि अगर अफसर ने कुछ कर दिया और आप सेटिस्फाइड नहीं तो आप कहाँ चले जाते हो, अपीलेट पर। चलो अगला कौन सा है दोस्तों, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, यानी कि अगर हमने एक ट्रेड पॉलिसी बना दी तो क्या वो पॉलिसी पत्थर की लकीर हो जाती है या बदलते हुए समय के साथ साथ हम उसको रिव्यू करते रहेंगे, बदलते हुए समय की जरूरत के हिसाब से हम उसको रिव्यू करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और कौन सा आखिरी एग्रीमेंट साइन हुआ, प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब आप मुझसे क्या समझना चाहते हो कि सर ये आखिर प्लूरीलैटरल क्या होता है? दोस्तों यूनिलैटरल तो सुना है, बायलैटरल तो सुना है, मल्टीलैटरल भी सुना है क्या? हाँ, मल्टीलैटरल मतलब कितने लोग, 5, 7, 10 लोग या सारी कंट्रीज? सारी कंट्रीज। मल्टीलैटरल यानी खूब सारी पार्टीज, राइट। तो प्लूरीलैटरल क्या होता है, बायलैटरल से ज्यादा होता है लेकिन मल्टीलैटरल से कम होता है। यानी कि 5 देश मिलकर अगर एक एग्रीमेंट कर रहे तो मल्टीलैटरल नहीं कहलाएगा, मल्टीलैटरल के लिए तो 50 चाहिए। मतलब देखो, यूनिलैटरल यानी 1, बायलैटरल यानी 2 और प्लूरीलैटरल यानी फ्यू कंट्रीज, 2 से ज्यादा, लेकिन मल्टीलैटरल में जितनी कंट्रीज होती है उससे कम, इज कॉल्ड एज प्लूरीलैटरल, ठीक है। ओके दोस्तों, हाँ जी, डज इट इन्वॉल्व 2 कंट्रीज और इट इन्वॉल्व सेवरल कंट्रीज? इट इन्वॉल्व सेवरल कंट्रीज बट नॉट इन्वॉल्व ऑल WTO कंट्रीज, ठीक है। ओके, अब ये जो प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, जैसे कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो ये आप किस सूरत में कर पाओगे? फॉर एग्जांपल लेट अस से कि देयर इज अ फेलियर टू फाइंड एग्रीमेंट अमंग द एंटायर WTO कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, तो फिर हो सकता है कि आप एक स्मॉल ग्रुप बनाकर कंट्रीज आपस में डिसाइड कर ले और कुछ एग्रीमेंट कंक्लूड कर ले, ठीक है। ओके दोस्तों, ये सब जो अभी आपने और मैंने देखे, ये सब क्या देखे हमने, आखिर किन किन तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं ना? 2 और तरह के एग्रीमेंट हुए, जिसमें से एक क्या है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट, मिलिट्री नहीं, सिविल एयरक्राफ्ट। मिलिट्री तो WTO ने बोला ये तो भयंकर चीज हो रही है, हमारे उससे बाहर है, वो आप अपनी कंट्री की सुरक्षा के लिए जो आपको करना है वो आप उचित समझो वो करो, हम तो व्यापारी ठहरे, हम तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम मिलिट्री तो है नहीं। ओके, तो एग्रीमेंट किसका बना, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट, और उसके अंदर कहा गया कि हम सारी इंपोर्ट ड्यूटीज एलिमिनेट कर देंगे, राइट। फिर इसके बाद एक और आखिरी एग्रीमेंट कौन सा है, एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। मालूम है इस एग्रीमेंट को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि चाइना ने बोला कि हम तो सबसे ज्यादा फायदे में। क्यों सबसे ज्यादा फायदे में? क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम कंपनीज है वो कैसी है, गवर्नमेंट ओन्ड है। आपको मालूम है ना, चाइना की जितनी सारी टॉप कंपनीज है वो सब कैसी है, गवर्नमेंट ओन्ड है। तो चाइना वाला आराम से कोने में WTO में बैठा हो तो उसने कहा करने दो इनको सारे एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट बोल रहे हैं, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, करने दो। कौन सा एग्रीमेंट बोल रहे हैं, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, करने दो, सारे एग्रीमेंट करने दो। चाइना वाले को पता है सारी कंपनियां तो अपनी है,
तो अपने को उनको ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोलना, बस अनऑफिशियली एक बार फ़ोन करना है कि मैं ये बोल रहा हूँ और इंडिया की कंपनी से टेंडर आएगा पास, मत करना मत करना, मतलब मत करना, और फ़ोन रख दिया। तो फिर डब्ल्यूटीओ ने बोला एक मिनट, अगर वो गवर्नमेंट ओन्ड भी कंपनी है तो फिर उसको फेयरली और ट्रांसपेरेंटली एक्ट करना पड़ेगा, राइट। यानी गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को लेकर भी फ्री हैंड नहीं है, राइट। यानी आपको नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट यानी कि एमएफएन प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कोई सरकारी कंपनी भी अगर कुछ गलत करती तो वो किसकी जिम्मेदारी, उस देश की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, राइट। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर सब सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज को भी कवर कर लिया गया है, गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज को भी कवर कर लिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कवर कर लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, डब्ल्यूटीओ पे साइन तो किसने करे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करे थे। एक काम करो, सारे देश की स्टेट गवर्नमेंट को बोल दो कि प्रोक्योरमेंट किससे करना, लोकल कंपनी से करना। तो डब्ल्यूटीओ ने बोला एक मिनट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कवर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट भी कवर्ड है और आपकी जो दूसरी एजेंसीज हैं वो सब भी इसके अंदर कवर्ड है, राइट। काफी सारी सरकारी एजेंसीज होती हैं ना, वो सब भी इसके अंदर कवर्ड है, राइट। यानी सरल शब्दों में दोस्तों डब्ल्यूटीओ वालों ने छोड़ा या घेर लिया, सबको घेर लिया। ओके, देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दोहा राउंड। इसके पहले कौन सा वाला राउंड पढ़ा था हमने, उरुग्वाय राउंड। उरुग्वाय राउंड हुआ था 1986 से लेकर 1994 के बीच में, और जिसमें फिर हस्ताक्षर हुए थे और किसका जन्म हुआ था 1995 में, डब्ल्यूटीओ, राइट। लेकिन क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ भी 1995 में बना है और तब से अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो फिर एक और राउंड चलाया गया जिसका नाम क्या है, दोहा राउंड, और जो अभी कई वर्षों से ऑलरेडी चल रहा है ना। दोहा राउंड में उन मुद्दों को लाया गया जो मुद्दे अभी तक डब्ल्यूटीओ सॉल्व नहीं कर पाए, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुद्दा डब्ल्यूटीओ सॉल्व नहीं कर पाया। अच्छा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको वहां तो सबने हाँ करा कि हाँ हम आपको स्पेशल प्रिविलेज देंगे, लेकिन अमेरिका वाले ने बोला कि इस बात की स्पेशल प्रिविलेज, एक काम कर थोड़ी बहुत दे दो, एक आध कोई सा छोटा मोटा सेक्टर इनको दे दो। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि हम तो डेवलप कंट्रीज से काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं लेकिन हमसे तो कोई गुड्स नहीं लेता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज वो डिससेटिस्फाई हो गई, राइट। तो फिर उन्होंने आवाज़ उठाई और फिर दोहा राउंड आया कि दोहा राउंड अब क्यों बना है, ताकि डब्ल्यूटीओ में जो कमी पेशियां रहेगी उसको दूर किया जाए। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये कौन सा राउंड होगा, 7वां राउंड होगा, 8वां राउंड होगा या 9वां राउंड होगा? इट इज 9th राउंड, राइट, क्योंकि 8th राउंड कौन सा था, उरुग्वाय, जिससे डब्ल्यूटीओ बना। अभी कौन सा राउंड चल रहा है, 9th राउंड, जिसका नाम क्या है, दोहा राउंड। अब आप ये तो नहीं समझ रहे कि दोहा मतलब हमारा हिंदी वाला, ये सब जगह है। जैसे उरुग्वाय उरुग्वाय भी क्या थी, एक जगह थी। तो जिस जगह पर, देखो यार इतनी बड़ी दुनिया है, हर बार हम अमेरिका थोड़ी ना जाएंगे डब्ल्यूटीओ मीटिंग में, सबने बोलते हैं नहीं, कभी इस कंट्री में मीटिंग होगी तो कभी, जैसे होता है ना ओलंपिक्स, कभी इधर कभी उधर, वर्ल्ड कप कभी इधर, वैसे ही। तो दोहा राउंड कहाँ चल रहा है, दोहा में चल रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, दोहा राउंड। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, यहाँ पर 9th राउंड है और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, इट सीक्स टू अकम्प्लिश मेजर मॉडिफिकेशंस और इट सीक्स टू लोअर द ट्रेड बैरियर्स एंड रिवाइज्ड ट्रेड रूल्स। ओके, इसके अंदर दोस्तों एग्रीकल्चर को शामिल किया गया, सर्विसेज को शामिल किया गया और मार्केट एक्सेस को शामिल किया गया है। क्योंकि चाइना बदमाशी करता है, चाइना उसके मार्केट का एक्सेस देता है क्या, नहीं, सबके मार्केट का एक्सेस ले लेता है लेकिन खुद के मार्केट का एक्सेस नहीं देता है। तो इस मुद्दे को लाया गया कि नहीं, ये मार्केट एक्सेस को भी एड्रेस किया जाए कि ऐसे ही कोई कंपनी किसी, ऐसी कोई कंट्री किसी को भी बैन नहीं कर सकती, राइट। तो 3 मुद्दे वहां पर चल रहे हैं, कौन कौन सा, पहला कौन सा, एग्रीकल्चर, दूसरा कौन सा, और तीसरा कौन सा, मार्केट एक्सेस। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों, हाँ जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी वहां पर चल रहा है, क्योंकि चाइना बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायोलेशन कर देता है। तो उसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे कि किसको आईपीआर माना जाएगा, और अगर आईपीआर को आपने वायोलेट किया तो आखिर क्या एक्शन ली जा सकती है, इन सो ऑन, राइट। ओके, हाँ ये पढ़ लो यार, ये आखिरी सेंटेंस प्लीज। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन द दोहा राउंड वाज एग्रीकल्चरल ट्रेड। यानी सबसे जो कठिन और जटिल मुद्दा है वो क्या है, वो है एग्रीकल्चरल ट्रेड। आपको मालूम है एग्रीकल्चरल ट्रेड क्यों बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है?
एक्चुअली क्या होता है कि जब आप गुड्स या प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा डेफिनेट होती है। यानी अगर फ़ोन बनाया गया है तो ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करेगा, ये अपनी मर्जी से परफॉर्म करेगा या वो सब डेफिनेट होता है, पहले से ही मालूम होता है। पहले से ही मालूम होता है ना फ़ोन की क्या फंक्शनलिटी, कैसा चलेगा, है ना? ओके। लेकिन एग्रीकल्चरल क्योंकि नेचर पर डिपेंडेंट है, और हो सकता है कि आपने सेम ज़मीन में सेम तरीके से फसल लगाई लेकिन 2 बार उसकी क्वालिटी अलग-अलग आ गई। अब आपने अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दिया। अमेरिका ने बोला यार इंडिया वाला बहुत तेज चल रहा है, इसका एक काम करो, इसका एग्रीकल्चर रिजेक्ट कर दो। क्या बोल के रिजेक्ट कर दो? नहीं, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। अब आप अनाज में कैसे क्वालिटी पहचानोगे कि अच्छी है कि नहीं? ग्रेडेड क्वालिटी, हर कंट्री के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, और हर कंट्री के जो अपने अपने स्टैंडर्ड्स है वो बोलेगा नहीं ए नहीं, हमारे यहाँ तो ए प्लस भी चलता है। वो ये किसी ने पूछ लिया ए प्लस क्या होता है, अमेरिका ने बोला ये अभी तक बना नहीं है पर ए प्लस होता है, और हम सिर्फ ए प्लस ही लेते हैं, बाकी सब हम नहीं लेते, राइट? तो खेल खत्म हो गया था। एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्वालिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। यार आप बाजार में आम खरीदने गए तो आम किसे 100 तरह के आते हैं, राइट? किसी को कौन सा पसंद है, किसी को कौन सा पसंद है, राइट? तो इसलिए एग्रीकल्चर बहुत सेंसिटिव, क्योंकि उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड नहीं, वो कैसा हर बार चेंज होता है। इज दैट क्लियर? सीजन टू सीजन वो चेंज हो जाता है, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत ही सेंसिटिव होता है। ओके, 25 ईयर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ अचीवमेंट्स एंड कंसर्न्स, आखिर क्या खोया और क्या पाया? 25 साल हो ही गए लगभग, है ना? कब हुआ था ये? 1995 में हुआ, और अभी 2021-22 यानी हो गए मतलब 26-27 साल हो गए। दोस्तों देखते हैं हमने आखिर डब्ल्यूटीओ में क्या पाया और क्या खोया। सबसे पहले क्या खोया की बात कर लें या पाया की बात कर लें? क्या पाया? हाँ, तो सबसे पहला तो दोस्तों हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दे हैव हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, है ना? इकोनॉमिक रिलेशंस कंट्रीज के बीच में स्ट्रेंथन हुए हैं। दूसरा ये कि काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है वर्ल्ड ट्रेड में, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। तो इसके लिए फिर एक बार और तालियां हो जाए कि यार अच्छा स्पेक्टेकुलर ग्रोथ हुआ है। फिर इसके बाद तीसरा क्या, जो डॉलर वैल्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है वो कितना गुना हो गया है? 4 गुना है। यानी जब डब्ल्यूटीओ हुआ था ना, तो जितने डॉलर का ट्रेड होता था उससे आज कितने डॉलर का हो रहा है? 4 गुना डॉलर वैल्यू का ट्रेड हो रहा है, राइट? ओके। फिर उसके बाद एक और बात के लिए यहाँ पर क्या तारीफ की जाए कि जो एवरेज टैरिफ्स हैं दे हैव ऑलमोस्ट हाफ, यानी लगभग आधे हो गए एवरेज टैरिफ। यानी जब डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ था तब जो एवरेज टैरिफ रेट थे उससे आज की तारीख में कैसे आधे हैं, राइट? ओके दोस्तों, ये सारे क्या थे? अचीवमेंट्स थे, है ना? ओके। इसी के साथ साथ राइज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स हुआ है। यानी कि आज की तारीख में जरूरी नहीं कि एक कंट्री के अंदर ही आपका प्रोडक्ट कंप्लीट बने, हो सकता है वो 3 कंट्री से होता हुआ बनता हुआ फिर आपके पास चौथी कंट्री के अंदर है। सो देयर इज अ राइज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, राइट? ओके। फिर इसके बाद क्या दोस्तों, अब जो ग्राहक है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। हाँ, आज से 25 साल पहले ग्राहक अगर कार खरीदने जाता था तो एक दो ही ऑप्शंस होते थे, लेकिन आज की तारीख में कितने सारे ऑप्शंस हैं। आज से 25 साल पहले वो कपड़ा खरीदने जाता था तो उतने ऑप्शंस नहीं थे, उतने ब्रांड्स नहीं थे जितने आज है। आज से 25 साल पहले आप शूज़ खरीदते थे तो उतने ब्रांड्स नहीं थे जितने आज है। तो कस्टमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है। अच्छा, परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है का मतलब है कि अब वो गुड्स आपको और सस्ते में मिलने लगे हैं, है? हाँ, आज से लगभग 20 साल पहले भी मारुति 800 2 लाख रुपए की आती थी। आज से कितने साल पहले? 20 साल पहले लगभग 2 लाख रुपीस की आती थी मारुति 800। और आज भी आप मारुति के ऑल्टो लेने जाओगे जो मारुति 800 का अपग्रेडेड वर्जन है, तो वो 3-3.5 लाख रुपए की आ जाएगी। कितने साल में? पिछले 20 साल मान लो, राइट? तो 20 साल में क्या बस चीज़ें डबल ही हुई है कि 10-10 गुना 25-25 गुना हो गई? लेकिन थैंक्स टू वर्ल्ड ट्रेड, जिसकी वजह से इतनी सारी कंपनीज आ गई और उन्होंने उन्हें कंपटीशन दे दी कि हर कंपनी ने क्या करा, अपना कॉस्ट रिडक्शन किया, जिसकी वजह से कस्टमर की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ गई। क्या? हाँ, इसके लिए भी थैंक यू किसको बोलना चाहिए, आपको और मुझको? डब्ल्यूटीओ को बोलना चाहिए, राइट? ओके। अच्छा दोस्तों, बूस्ट मिला है क्या नेशनल इनकम को? हाँ, ये जितने भी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम कर रहे हैं इनकी जो सैलरी आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? दे शुड से थैंक यू टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेड इन सर्विसेज को फैसिलिटेट कर रहा है, राइट? ओके। फिर इसके बाद दोस्तों, वो तो इनकम बढ़ी तो पॉवर्टी तो रिड्यूस
होगी होगी, है ना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको भी सपोर्ट करता है WTO, बोलो, है ना। ये सारे क्या है, फायदे, एडवांटेजेस, ये सारे अचीवमेंट्स है किसके, WTO के। लेकिन दोस्त क्योंकि चांद में भी दाग होते हैं, इनमें भी कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, देखते हैं हम आखिर क्या क्या इश्यूज, ठीक है। चलो सबसे पहला इशू देख लें। सबसे पहला इशू क्या है कि ये लोग काफ़ी फास्ट है, ये लोग काफ़ी स्लो हैं। हाँ, काफ़ी स्लो है ना। क्यों स्लो है इसका कारण आप जानते हो, अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप भी इतने ही स्लो होते, क्योंकि आप फटाफट करने जाओगे तो कंट्रीज रूठ जाएगी और बाहर चली जाएगी, तो आपको इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना है तो सबकी सुननी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो उसकी भी सुननी पड़ेगी कि चलो ठीक है बस टैरिफ 2 साल बाद लगा दे, है ना। फिर 2 साल बाद फिर से आंदोलन, चलो ठीक है 1 साल और बढ़ा दे, फिर से आंदोलन, चलो 6 महीने और बढ़ा दे, राइट। तो उसके कारण में इशू क्या है, द प्रोग्रेस ऑफ मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन इज वेरी स्लो, राइट। यानी आज की तारीख में भी जो वर्ल्ड ट्रेड है वो कंप्लीटली लिबरलाइज है, या काफी सारे टैरिफ बैरियर्स तो हैं ही सही, टैरिफ बैरियर्स तो हैं ही सही, ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या होता है प्रॉब्लम, ये देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंसस अमंग ऑल मेंबर्स, कि सबकी सहमति होनी चाहिए तो ही कोई प्रस्ताव वहां पर पारित होगा। और बस सबकी सहमति तो लेने के लिए आपको 150 कंट्री की फ्लाइट की टिकट बुक करवानी पड़ेगी कि एक एक से जाकर मिलो और उसको कन्विंस करो, वो कोई चेंज बताया तो वो चेंज करो, और उसने फिर जो चेंज बताया वो सबसे अप्रूव करो। सो प्रोग्रेस इज वेरी स्लो, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रीजनल एग्रीमेंट्स। WTO तो कैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो किस पर काम करती है, MFN प्रिंसिपल, यानी क्या बोलती है WTO की जितने भी सारे क्लास में बच्चे हैं सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर यूरोप वाले अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम किसकी हो जाती है, WTO की। वो क्या बोलता है, MFN प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? सो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रीजनल एग्रीमेंट्स दैट इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटीज, राइट। मतलब कल को कभी भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया जाकर लेट्स से किसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप कर ले और बाकी सारी दुनिया की कंट्रीज देखते रह जाएगी, अरे हम भी तो WTO मेंबर है, तो इंडिया बोलेगा नहीं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट तो अलाउड है, मैं बस उसी को कर रहा हूं, ओके। फिर उसके बाद क्या है, अचीवमेंट इन लिबरलाइजिंग ट्रेड इन एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल नेग्लिजिबल। यानी आज तक भी ये जो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल है उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई। नहीं, उन्होंने सोचा तो था कि हम वो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को हटाकर क्या करेंगे, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स लेकर आ जाएंगे, राइट, लेकिन उसमें प्रोग्रेस उतनी खास नहीं हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दोहा राउंड है, इट हैज रन इनटू प्रॉब्लम्स, और इसकी सफलता हमें कैसी लगती है, डाउटफुल लगती है। फिर इसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको जो प्रोमिसेस यानी वादे किए गए थे वो पूरे किए गए क्या, हाँ नहीं किए गए, राइट। अब देखना दोस्तों, ये जो नीचे वाला पूरा का पूरा पॉइंट है, पता है किसका रोना रो रहा है, किसका रोना रो रहा है, ये डेवलपिंग कंट्रीज। यानी देखना एक डेवलपिंग कंट्री वाला है, मतलब एक कोई सी भी छोटी सी कंट्री को आप मन में सोच लो, है ना, और वो छोटी कंट्री वाला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे गया, वर्ल्ड ट्रेड वालों ने बोला आ जाओ आ जाओ स्टेज पर आ जाओ, उसने बोला नहीं, मैं डेवलपिंग कंट्रियों में नीचे खड़ा हूँ, और मैं नीचे खड़े होकर मेरा सारा रोना रो रहा हूँ कि देखो मेरे साथ वर्ल्ड ट्रेड में कितना अत्याचार हो रहा है। देखना दोस्तों उसके अत्याचार आप सुनोगे ना, आपका दिल दहल जाएगा। सबसे पहला, रियल एक्सपांशन ऑफ ट्रेड in the 3 key areas of agriculture, textiles and services has been dismal, है ना। मालूम है डेवलपिंग कंट्री वाला क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब वेपन्स की बात आती है, हाई टेक्नोलॉजी की बात आती है, कैपिटल गुड्स की बात आती है, तो ये तो हम वैसे ही नहीं बनाते, ये तो आपकी डेवलप कंट्रीज ही बनाती है। मतलब जितने भी हाईटेक चीजें वो तो डेवलप कंट्रीज ही बनाती है ना, तो वो तो उसकी तो आप बात करते हो, लेकिन एग्रीकल्चर की बात तो आप करते ही नहीं हो, टेक्सटाइल्स तो आप बात करते ही नहीं हो, और सर्विसेज की भी आप बात, क्योंकि सर्विसेज हमारे यहाँ पर सस्ते में मिलती है बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन इन 3 चीजों की आप बात नहीं करते, राइट, ओके। फिर इसके बाद ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये भी हमको एंट्री आसानी से नहीं देती, ये लोग कैसा इंस्टेंस ले लेती है, प्रोटेक्शनिज्म इंस्टेंस ले लेती है, और हमें मार्केट एक्सेस प्रोवाइड नहीं करती, राइट। फिर ये कहती है कि ये जो आपने एग्रीमेंट वेग्रीमेंट सब बना रखे ना किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ एग्रीमेंट है, लोग यहाँ पर हस्ताक्षर करके चले जाते हैं, उनके पास काफी सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो उस एग्रीमेंट की कमी पेशी
ढूंढ लेते हैं और उसको मिसयूज करते हैं. सो देयर आर डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रेजेंट एग्रीमेंट. फिर इसके बाद देयर इज समथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ साउथ डिवाइड, यानी वो एक अलग टीम है अमेरिका और यूरोप, और इधर जो अपने वाले इधर वाले यानी एशिया हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, ये सब अलग टीम है. सो दैट देयर इज अ नॉर्थ साउथ डिवाइड, राइट. और ये जब मीटिंगें करने जाते हैं तो वहां पर भी साफ झलकता है, राइट. अमेरिका वाला जब जाता है तो अमेरिका वाला किसके साथ बैठता है? वो अमेरिका वाला क्या श्रीलंका वाले के साथ बैठता है क्या? नहीं. अमेरिका वाला किसके साथ बैठता है? यूरोप के साथ. इज दैट क्लियर? तो वो डिफरेंस भी साफ नजर आता है. ठीक है, ओके. फिर इसके बाद एक्सेप्शनली हाई टैरिफ्स हैं ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैरिफ एस्केलेशन. आप समझते हो क्या टैरिफ एस्केलेशन का मीनिंग? वही एस्केलेटेड टैरिफ. अरे एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब क्या था कि रॉ मटेरियल पर तो कम टैरिफ चार्ज करते हो और फिनिश गुड्स पर ज्यादा टैरिफ चार्ज करते हो. यानी देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो जब ऐसा करेंगी तो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को तो कभी बढ़ावा ही नहीं मिलेगा. आप हमारे यहाँ से कच्चा माल तो लेकर जा रहे हो, रॉ मटेरियल सस्ता टैरिफ बोल के, है ना, और जैसे ही हम उसको फिनिश करके आपको देते तो आप टैरिफ बढ़ा लेते, तो हमारे यहाँ की तो कभी भी इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं होगी, राइट. ओके. फिर इसके बाद हाँ, और ये कितनी शानदार बात कि आपने हमको प्रेफरेंस तो दिया था, हे अमेरिका, जब आपका टैरिफ रेट 10% था तो आपने हमें प्रेफरेंस दिया था और बोला था कि हम आपसे सिर्फ 3% ही टैरिफ चार्ज करेंगे. किसको बोला था? श्रीलंका वाले को बोला था. हाँ, कब बोला था? आज से 10 साल पहले. खैर अमेरिका अपनी बात से नहीं हटा. अमेरिका आज भी कितना परसेंट ही टैरिफ चार्ज कर रहा है श्रीलंका पर? 3%. लेकिन अमेरिका ने जनरली सभी पर कम कर दिया. कितना कर दिया? 5%. अब कोई डिफरेंस रह गया क्या? नहीं, राइट. तो ये वही रोना रो रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? देयर इज एन इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी जो आपने स्पेशल टैरिफ हमको दिए थे ग्रांटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, वो अब किसी काम के नहीं रहे. मतलब पूरी लिस्ट बनाकर आया डेवलपिंग कंट्री वाला और उसके आंसू बहते जा रहे हैं और बोलता जा रहा है नैरोइंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्मल एंड प्रेफरेंशियल रेट. अब तो आपकी नॉर्मल रेट ही इतनी कम हो गई कि प्रेफरेंस मतलब का है बात का प्रेफरेंस. ठीक है, एक आंसू टपका उसका. अगला वो क्या बोला कि हम तो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में और हम तो वल्नरेबल हैं, राइट. क्योंकि हमारे यहाँ पर लैक ऑफ ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल कैपिटल है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पर इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशंस है, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज है. आपके अमेरिका में तो साउंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, राइट. लेकिन हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें तो कैसा है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज है. कभी भी तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है, राइट. कर सकता है, क्या कर लिया. और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर, तो हम तो कैसे डिसएडवांटेज्ड है और हम तो वल्नरेबल हैं, राइट. फिर इसके बाद यूनिलैटरल मेजर्स एंड काउंटर मेजर्स बाय सम मेंबर्स, यानी कुछ ऐसी कंट्रीज है ना जो आपस में ही वर्ल्ड ट्रेड में खेलती है. यानी कि अमेरिका ने क्या करा? चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर करा और बोला कि चाइना से जो भी गुड्स आएंगे उन पर टैरिफ बढ़ाया. तो चाइना ने भी क्या काउंटर मेजर लिया कि अब अमेरिका से भी जो गुड्स आएंगे उस पर टैरिफ ज्यादा होगा. अब दो दो शेर अगर लड़ रहे हैं तो छोटे छोटे जानवर वहां आसपास दिखेंगे, भाग जाएंगे. वो तो भाग जाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड से. तो ये वही समझा रहे हैं कि यूनिलैटरल मेजर लिए कुछ कंट्रीज ने और उस पर काउंटर मेजर लिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. हाँ, अफेक्टिंग $747 बिलियन ग्लोबल इंपोर्ट्स इन 2019 अलोन. अब जब ये बड़े बड़े हाथी ऐसे लड़ेंगे तो हम आखिर कहाँ टिकेंगे. फिर इसके बाद देयर इज अ राइजिंग अनसर्टेनिटी. देयर इज अ राइजिंग अनसर्टेनिटी. एक्चुअली अभी ऐसा हुआ था, मतलब 2019 में जब ये ट्रेड वॉर चल रहा था ना अमेरिका और चाइना के बीच में, तो कंट्रीज ने यानी कंपनीज ने एक्चुअली अपने इन्वेस्टमेंट ही स्टॉप कर दिए थे. अमेरिकन कंपनीज ने जो अपना पैसा चाइना में लगा रखा था ना, अब उनको क्या अनसर्टेनिटी हो गई कि यार कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कल को इनके बीच में कोई वाद विवाद हो जाए तो हमारे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स पड़ी हुई चाइना में. चाइना वाला तो क्या बोलेगा, ठीक है कट्टी तो कट्टी, अभी आपकी जितनी सारी एसेट्स रखी हुई दम हो तो आकर यहाँ से ले जाओ. अच्छा, फिर ऐसा अमेरिका वाला भी ऐसे ही करेगा, ठीक है आपके यहाँ पर भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स है और हो हिम्मत तो आकर ले जाओ. तो प्रॉब्लम तो कंपनी की हो जाएगी ना जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर से उधर लगा रखे. आपको मालूम है कि नहीं, एक्चुअली जब इंडिया चाइना का भी चल रहा था ना,
तो टाटा के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि टाटा का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, चाइना में। जगुआर की कारें बहुत सारी वहां पर बनती है और बिकती है। तो बिजनेसमैन वुड नेवर फेवर सच काइंड ऑफ थिंग्स कि यार इंडिया और चाइना आपस में ट्रेड वॉर करे, क्योंकि बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं। अच्छा, वैसे ही बहुत सारी चाइनीज कंपनी में भी इंडियन कंपनीज में पैसा लगा। आपने सुना होगा ना, पेटीएम में भी चाइना का पैसा है और एंड सो ऑन, राइट। तो उनके तो इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाते हैं ना जरा से में। इज दैट क्लियर? ओके। फिर इसके बाद देयर इज अ राइजिंग अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन होते हैं। और ई कॉमर्स नाम की चीज तो आज तक डब्ल्यूटीओ तुम अपने अंदर ले ही नहीं पाए हो। यानी अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये एप्लीकेशन तो आपके एरिया के बाहर है। पर आज की तारीख में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये तो बहुत बड़े बड़े पावर है। यानी अमेजोन आज की तारीख में आपको मालूम है ना, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। अमेजॉन, एप्पल लगभग 1 2 3 पर ये चलते रहते हैं, शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते, राइट। तो अमेजॉन इतनी बड़ी कंपनी की वो दुनिया की टॉप 3 कंपनीज के अंदर आ रहा है, और वो आपके डब्ल्यूटीओ के तो बाहर ही है। फिर इसके बाद देयर आर माउंटिंग ट्रेड टेंशंस, वही बिटवीन यूएस एंड चाइना। और ये लोग आपस में पता है ट्रेड वॉर कैसे करते हैं? अमेरिका बोलता है क्योंकि अगर हमने चाइना से कैमरास इंपोर्ट करे तो हो सकता है कि जैसे ही आप चाइना वाले कैमरा में फोटो क्लिक करो तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली एक कॉपी उनके पास चल जाए। ओ देयर इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, बैन करो, चाइना बैन करो। तो परमिसिबल क्लॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज जस्टिफिकेशन फॉर टैरिफ्स, यानी आपने नेशनल सिक्योरिटी को बीच में लाकर चाहे कोई सा भी आप ट्रेड रोक सकते हो, राइट। ओके। फिर उसके बाद आपके जो अपीलेट बॉडी है ना, वो सिर्फ आपने बोल तो दिया है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में अपीलेट बॉडी के पास चले जाना, लेकिन अपीलेट बॉडी में मेंबर्स का रिक्रूटमेंट जो है वो भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों। इसी के साथ ये जो हमारी यूनिट है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है ना। ओके, ये यूनिट बहुत ही हाईली थ्योरेटिकल है ना। एक बार दोस्तों हम क्विकली इस यूनिट का रिवीजन कर लेते हैं अगले 10 मिनट में, और फिर उसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। चलो, सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए कि जब हमने इसको शुरू किया था, है ना, इस यूनिट को जब हमने शुरू किया था, राइट, तो हमने उसमें क्या देखा था दोस्तों? यस, हमने देखा था कि ट्रेड नेगोशिएशन नाम की कोई चीज होती है, राइट। और ट्रेड नेगोशिएशंस में हमने 3 एस्पेक्ट कवर करे। सबसे पहले हमने दोस्तों कौन सा वाला एस्पेक्ट कवर किया? आरटीएस यानी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। दूसरा हमने जीएटीटी कवर करा, और तीसरा हमने डब्ल्यूटीओ कवर करा। देखा जाए तो जीएटीटी आज की तारीख में दुनिया में एग्जिस्ट करता है या करता ही नहीं, क्योंकि वो तो कब का 1994 में ही खत्म हो चुका है। लेकिन आपको हिस्ट्री बतानी चाहिए कि बतानी चाहिए आईसीआई ने कि डब्ल्यूटीओ आखिर पिक्चर में कैसा आया, इसलिए आपको फ्लैशबैक में लेकर गए। चलो दोस्तों, जब हमने आरटी और ये सारी चीजें ट्रेड नेगोशिएशंस पढ़ना शुरू करी, तो उससे पहले हमने ये समझा कि ट्रेड नेगोशिएशंस एक सिंपल प्रोसेस है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों आखिर इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है? क्योंकि इसमें मल्टी लेवल होता है, नेटवर्क गेम्स होता है, फिर इसके अंदर बहुत सारा टाइम लगता है, और इसके अंदर काफी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट रहते हैं, बिजनेसमैन के अपने इंटरेस्ट रहते हैं, एसोसिएशन के अपने इंटरेस्ट रहते हैं, लॉबिंग ग्रुप के अपने इंटरेस्ट रहते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वालों के अपने इंटरेस्ट रहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन फिर भी दोस्तों करना तो पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा कि आखिर किन किन तरह के आरटीएस होते हैं। तो हमने कुल कितने तरह के आरटीएस देखे थे? हमने 8 टाइप्स ऑफ आरटीएस देखे थे, राइट दोस्तों। वो जो 8 टाइप्स ऑफ आरटीएस थे उसमें आपको यूनिलेटरल समझता है कि आज की तारीख में, यानी एक कंट्री बोल देती है कि हम तो आपसे इंपोर्ट कर लेंगे और आपको बेनिफिट दे देंगे, बस छोटी कंट्री हमने साथ दे दिया, राइट। ओके, फिर इसके बाद दूसरा क्या हो गया? बायलैटरल, यानी दोनों अब रेसिप्रोकल बेसिस पर एंटर करते हैं। बायलैटरल एग्रीमेंट 2 कंट्रीज के बीच में हो सकता है, 2 ट्रेडिंग ब्लॉक के बीच में हो सकता है, या एक ट्रेडिंग ब्लॉक और एक कंट्री के बीच में हो सकता है, ठीक है। फिर इससे ऊपर कौन है? रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कुछ लोग मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं और बोलते हैं हम आपस में एक दूसरे को प्रेफरेंस देंगे, हम बाहर क्या करें वो अपना अपना डिसीजन है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? ट्रेडिंग ब्लॉक, राइट। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या करता है? यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंट्री बनाता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करता है का मतलब है कि जो भी गुड्स के ऊपर टैरिफ रहेंगे वो हम कम से कम रखेंगे। आप शायद डिफरेंस समझना चाह रहे हो कि रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में और ट्रेडिंग ब्लॉक में आखिर क्या डिफरेंस है। तो ट्रेडिंग ब्लॉक यूजुअली मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज को कवर करेगा, सारे गुड्स को कवर करेगा, लेकिन रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है कि कुछ गुड्स के लिए ही हो।
फॉर एग्जाम्पल लेदर प्रोडक्ट्स के लिए हो गया, क्लोथ्स के लिए हो गया, बाकी मुद्दे नहीं, बाकी मुद्दे अपने नॉर्मल चलते रहेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन ट्रेडिंग ब्लॉक मतलब एक ज्यादा गहरी यूनियन जो ज्यादा कमोडिटीज पर अप्लाई होती है। ठीक है, अब ट्रेडिंग ब्लॉक से भी ऊपर कौन आ गया? फ्री ट्रेड एरिया, यानी इसके अंदर तो इट एलिमिनेट्स ऑल काइंड्स ऑफ टैरिफ्स। अच्छा, उससे भी ऊपर कौन आ गई? कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन क्या बोलती है? अपना आपस में तो कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन बाहर वालों से क्या टैरिफ होगा? कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, कस्टम्स यूनियन से भी ऊपर कौन आ गया? कॉमन मार्केट, यानी कि लोग भी इधर से उधर जा सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है और फैक्टर्स से, यानी रिसोर्सेज है, लेबर, कैपिटल। इज दैट के? लेकिन सभी करेंसी अपनी अपनी अलग अलग रखते हैं, और अगर ये करेंसी भी एक ही कर ले तो ये लोग क्या बन जाते हैं? इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इज दैट क्लियर? ओके। फिर दोस्तों उसके बाद हमने देखा कि जीएटीटी नाम की एक चीज थी जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गई किसमें? डब्ल्यूटीओ में। ओके दोस्तों, हमने देखा कि आखिर जीएटीटी ने अपनी रिलेवेंस क्यों लूज कर दी। तो जीएटीटी की अपनी रिलेवेंस क्यों लूज कर ली? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ट्रेड हो रहा था। फिर उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते चले जा रहे थे, तो लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड इन सर्विसेज की तो ये बात ही नहीं करता था। अच्छा, ये बेचारा इसलिए नहीं करता था क्योंकि इसके जमाने में ऐसा होता ही नहीं था, राइट। फिर उसके बाद क्या है? मर्केंटाइज ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा और जो इसके स्कोप से बाहर जाने लगा। फिर इसके बाद देयर वर एम्बिग्यूटीज इन मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, और वो हेवीली एक्सप्लॉइट करते थे। अच्छा, इनका डाउट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम भी जो है वो स्ट्रांग नहीं था, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं था। अच्छा, एग्रीकल्चरल ट्रेड नाम की तो कोई चीज इनसे हुई नहीं। अच्छा, वो इनसे भी नहीं और उनसे भी नहीं हुई, अभी तक डब्ल्यूटीओ भी उसको नहीं कर पाया है ना, और इट वाज नॉट अ ट्रीटी। इज दैट क्लियर दोस्तों? फिर पिक्चर में कौन है? डब्ल्यूटीओ। कितने ऑब्जेक्टिव्स के साथ है? 6 ऑब्जेक्टिव्स के साथ है। इसको तो आपने बिल्कुल एकदम सिरे से याद कर लिया कि सबसे पहले तो एक फोरम बनाएंगे, आओ आपस में नेगोशिएट करो। कर लिया? चलो बताओ क्या हुआ नेगोशिएशन? रूल्स बना देंगे, मतलब वी विल प्रिपेयर एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, चलो रूल बना दिए, करो ट्रेड। और जैसे ही ट्रेड करेंगे तो आपस में लड़ाई कर लेंगे, तो उसका हमें रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इनका डिस्प्यूट हो गया रिजोल्यूशन, अगली बार से ध्यान रखना, मतलब ट्रांसपेरेंसी होना मांगता है, राइट। फिर उसके बाद हम कोऑपरेट करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को, और छोटी कंट्री बोलेगी अरे मैं भी हूं, तो हम बोलेंगे ठीक है हम आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हमने डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर देखा? यस, वहां पर सेक्रेटरिएट होते हैं जो कि जेनेवा हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं, और उनको कौन देखता है? ऊपर से डायरेक्टर जनरल देखता है, राइट। फिर सेक्रेटरिएट के नीचे क्या होती है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, राइट। और फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे क्या होता है? जनरल काउंसिल, और जनरल के नीचे स्पेशल 3 काउंसिल होती है। एक होती है गुड्स काउंसिल, दूसरी होती है सर्विसेज काउंसिल, और तीसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल। इज दैट क्लियर? ट्रिप्स काउंसिल, है ना। ओके बस फिर इसके बाद हमने क्या करा? इसके बाद हमने वो देखा था, इसके बाद तो अपन इस पर आ गए थे ना, नोट्स पर सारे वो, ये नहीं, उससे पहले शपथ ली थी दोस्तों, है ना। ये गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी हमने तरह तरह की शपथ ली थी। किन किन तरह की शपथ ली थी? सबसे पहली शपथ कौन सी थी? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डब्ल्यूटीओ के जितने सारे मेंबर्स हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर उसके बाद दूसरी शपथ क्या ली थी? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, यानी कि मैं मेरी डोमेस्टिक कंपनी के साथ जैसा बिहेव करूंगा वैसा ही, नॉट 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 लेस फेवरेबल देन डोमेस्टिक ट्रीटमेंट मैं फॉरेन कंपनीज को भी दूंगा। फिर उसके बाद क्या है? फ्रीयर ट्रेड, यानी मैं लोअर करूंगा ट्रेड बैरियर्स, और प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि मैं एकदम से अचानक से कोई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं लूंगा। और फिर उसके बाद देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ, मैं शपथ लेता हूं कि मैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा, कोशिश करूंगा कि सारे नॉन टैरिफ मेजर्स को किस में कन्वर्ट करूं? इनटू टैरिफ मेजर्स। अगली शपथ मैंने क्या ली कि मैं ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस लाऊंगा, यानी ऐसा नहीं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी गवर्नमेंट ने मेरे सर पे हाथ रख दिया और मैंने सस्ते में प्रोड्यूस करके बता दिया कि देखो कितनी कॉम्पिटिटिवनेस, ऐसा नहीं करूंगा। फिर टैरिफ्स एज लेजिटिमेट मेजर, मतलब मैं टैरिफ का गलत उपयोग, दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जब जरूरत होगी तभी उसको यूज करूंगा, और सिर्फ इसलिए करूंगा ताकि मैं मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर उसके बाद मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो ट्रांसपेरेंट लूंगा। अगर मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाता हूं तो विद सपोर्टिंग एविडेंस के साथ लगाऊंगा, और जितनी वाजिब होगी उतनी ही लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरी इकोनॉमी को लिबरलाइज करूंगा। फिर उसके बाद मैं मेरे मार्केट का एक्सेस दूंगा। फिर मैं स्पेशल प्रिविलेज किसको दूंगा? लेस डेवलप कंट्रीज को दूंगा। फिर उसके बाद
मैं हेल्थ और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को तो करूंगा, लेकिन उसके नाम पर ऐसा नहीं है कि मैं गलत फायदा उठाऊंगा। फिर उसके बाद मैं एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और वेरिफिएबल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म लाऊंगा। ये शपथ डब्ल्यूटीओ ने खुद ने ली। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ के काफी सारे एग्रीमेंट्स का हमने ओवरव्यू देखा। कौन कौन से थे वो एग्रीमेंट? सबसे पहले क्या था? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा क्या था? एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा पाए। अच्छा, जैसे एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, वैसे ही वो टीबीटी वाला भी एक एग्रीमेंट है। हाँ, ओके दोस्तों, टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग का भी एक एग्रीमेंट है, टीबीटी का भी एक एग्रीमेंट है। फिर वो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की मैं लोकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं रखूंगा। फिर उसके बाद एंटी डंपिंग का एग्रीमेंट की मैं अगर कोई डंपिंग कर रहा है तो मैं पहले देखूंगा कितनी डंपिंग हो रही है और अकॉर्डिंगली उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाऊंगा, बिना बात ज्यादा ड्यूटी नहीं लगाऊंगा। मैं कस्टम्स वैल्यूएशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कस्टम का वैल्यूएशन बिना बात 1-0 बढ़ा दूंगा और बोलूंगा मेरी कंट्री में तो ऐसे ही वैल्यूएशन होता है, गलत हो जाएगा। मैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के एग्रीमेंट का पालन करूंगा, यानी कि ऐसा नहीं कि मुंबई तक गुड्स आ गए और फिर मैं जाकर इंस्पेक्शन कर रहा हूं। जो इंस्पेक्शन करना है वो कहां करूंगा? एक्सपोर्टिंग कंट्री के घर में ही जाकर करूंगा, राइट। रूल्स ऑफ ओरिजिन आखिर क्या रहेंगे उसको डिफाइन किया गया। कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। इंपोर्ट लाइसेंसिंग नहीं रखूंगा, और रखूंगा तो उसकी वेल डिफाइंड प्रोसीजर रहेगी ताकि उसकी आड़ में मैं इंपोर्ट्स को डिस्करेज ना करूं। फिर उसके बाद सब्सिडीज और काउंटर वैलिंग मेजर्स में कैसे लूंगा, और जो भी लूंगा उसके लिए एमएफएन और नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का पालन करूंगा। फिर उसके बाद सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाऊंगा, किस सूरत में लगाऊंगा, कितनी लगाऊंगा, वो भी सारा प्रोसीजर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, बिकॉज दैट वाज नॉट कवर्ड बाय जीएटीटी, सो आई एम नाउ कवरिंग। अच्छा, सर्विसेज तो जीएटीटी ने कवर ही नहीं करा था, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कवर नहीं करा, तो उसका भी एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि वहां पर डिस्प्यूट सेटलमेंट में प्रॉब्लम थी ना जीएटीटी में, तो चलो उसका भी एग्रीमेंट कर लेते कि कब डिस्प्यूट आएगा, कितने समय में इसको सॉल्व करेंगे, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगी। ओके, फिर उसके बाद ट्रेड पॉलिसी की रिव्यू आखिर कैसे किए जाएंगे। फिर उसके बाद प्लूरीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी अगर लेटेस्ट से डब्ल्यूटीओ के सारी कंट्रीज किसी एक बात पर सहमत नहीं हो रही तो फिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आखिर किस तरीके से साइन किए जाएंगे, वो सारी चीजें। ओके, दोहा राउंड यानी डब्ल्यूटीओ के आने के बात का, जो कि अभी यहाँ पर चल ही रहा है काफी समय से। और दोस्तों ये बेसिकली क्या क्या करना चाहता है, ये लोअर करना चाहता है ट्रेड बैरियर और रिवाइज करना चाहता है ट्रेड रूल, और इसका मेन फोकस क्या, एग्रीकल्चर बढ़े, सर्विसेज बढ़े और मार्केट एक्सेस ओपन, और खास करके एग्रीकल्चरल ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज। हाँ, ओके, 25 साल के अचीवमेंट डब्ल्यूटीओ के क्या क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, स्पेक्टेकुलर ग्रोथ हुई है वर्ल्ड ट्रेड में, डॉलर वैल्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड 4-फोल्ड हो गया है, एवरेज टैरिफ हाफ हुए हैं क्या, ग्लोबल वैल्यू चेन्स बढ़ी हैं क्या, और कस्टमर की परचेसिंग पावर और चॉइसेस बढ़ी है क्या, सबकी नेशनल इनकम बढ़ी और पॉवर्टी रिड्यूस हुई है क्या हमारे देश में? यस। लेकिन दोस्तों कुछ इश्यूज भी हैं किसके अंदर? डब्ल्यूटीओ के अंदर, राइट। और वो क्या इश्यूज हैं वो देखें, राइट। तो पहले तो जनरल डब्ल्यूटीओ के इश्यूज लिखे और सबसे आखिरी में उसका रोना रोया है। किसका रोना? एक डेवलपिंग कंट्री ने अपनी व्यथा सुनाई है कि देखो हमको डब्ल्यूटीओ में आखिर क्या क्या अत्याचार सहने पड़ते हैं। चलो, तो पहले डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम्स देखो। डब्ल्यूटीओ बहुत स्लो है क्या? हाँ, अच्छा, स्लो इसलिए क्योंकि बेचारे के ऊपर आपने रिक्वायरमेंट डाल रखी कि कंसेंसस अमंग ऑल मेंबर, तो आप इतने सारे लोगों की सहमति लेने जाओगे तो चीजें तो स्लो ऑटोमेटिकली होंगी, राइट। ओके, नाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रीजनल एग्रीमेंट्स है, जिसकी वजह से काफी सारी अनसर्टेनिटीज आती है। यानी आपने एमएफएन प्रिंसिपल तो फॉलो किया, लेकिन आपने किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया, तो वो तो एक तरीके से गलत ही हो गया, राइट। ओके, फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर में आपके एफर्ट्स थे ना लिबरलाइजेशन करने में, टेक्सटाइल और अपैरल, वो सब कैसे रहे? नेग्लिजिबल। आपका जो दोहा राउंड है वो खुद ही प्रॉब्लम में आ गया और उसकी सफलता पर हमें शक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो काफी डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि जो वादा किया था वो आपने निभाया ही नहीं। अब देखना डेवलपिंग कंट्री ने देखो, अच्छा मेरा नाम आ गया, तो डेवलपिंग कंट्री वाला गया सबसे पहले और डब्ल्यूटीओ के काउंटर पे जाकर बोलता है 1 मिनट मेरी सारी प्रॉब्लम में लिस्ट बनाकर लाया हूं। पहला तो ये है कि जो रियल एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हुआ है वो टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और सर्विसेज में तो हुआ ही नहीं, और हम तो वही वाले लोग हैं। दूसरी बात, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज अभी प्रोटेक्शनिज्म चला रही है, अमेरिका बोलता है नहीं अमेरिका का मेड इन अमेरिका ही चाहिए, अमेरिका वीजा को डिस्करेज कर रहा है, तो हमारी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो हमको मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे हैं।
फिर उसके बाद आपके जो प्रेजेंट एग्रीमेंट है वही अप्लाई करने में डिफिकल्टी आ रही, मीटिंग में अमेरिका वाला तो हमारी तरफ देखता भी नहीं, यानी पहचान ही नहीं रहे हमको, है ना, वो यूरोप वाले के साथ ही लगा है। और कुछ कुछ प्रोडक्ट है जिस पर काफी सारे हाई टैरिफ से। अच्छा, टैरिफ एस्केलेशन का मीनिंग समझते हो क्या? एस्केलेटेड टैरिफ, एस्केलेटेड टैरिफ यानी ये जो बदमाश कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज, ये रॉ मटेरियल पर तो कम रखती है टैरिफ और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पर ज्यादा करती है, तो हम हमारी तो कभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाएगी। और क्या बात करते हो, 10 साल पहले अमेरिका ने बोला था कि देखो 10% टैरिफ है और मैं आपसे कितना ले रहा हूँ, सिर्फ 3%। अब क्या, उसने तो जनरल टैरिफ ही कम कर दी, तो काहे बात की प्रेफरेंस रही है हमको, राइट। फिर उसके बाद वी आर इन अ डिसएडवांटेजेस एंड वल्नरेबल पोजीशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ह्यूमन कैपिटल अच्छी है, ना हमारे यहाँ फिजिकल कैपिटल अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, हमारे यहाँ पर एडिक्वेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज नहीं है, राइट। यानी हम कल को कोई बिजनेस जमा भी लें, लेकिन इजीली कोई शिफ्ट आए तो हम तो बाहर हो जाएंगे, राइट। यूनिलैटरल मेजर्स, कुछ कंट्रीज क्या कर रही है, यूनिलैटरल मेजर्स ले रही है, यानी कि यूएस वाला चाइना पर ड्यूटी लगाता है, चाइना वाला यूएस पर ड्यूटी लगाता है। अब दो शेर की लड़ाई में आखिर हमारा क्या होगा? देयर इज राइजिंग अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर। फिर उसके बाद ई कॉमर्स तो आपके WTO के एरिया में आता ही नहीं है। और फिर देयर आर ट्रेड टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, और वो लोग नेशनल सिक्योरिटी के क्लॉज को यूज करके जस्टिफिकेशन दे दें कि नहीं अब हम तो टैरिफ, एक्चुअली अमेरिका ने किया भी था ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला था कि आप डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम देंगे, उसमें अगर हम सेटिस्फाइड नहीं रहे तो आप अपेलेट बॉडी क्रिएट करेंगे, लेकिन आपके अपेलेट बॉडी के अपॉइंटमेंट ही सही समय पर नहीं होते, यानी कि आपके यहाँ पर 3 लोग होने चाहिए अपेलेट बॉडी में और 2 ही लोगों की वहां पर है पोस्टिंग, तो एक तो है ही नहीं, तो तब तक के लिए अपील पास नहीं हो सकती, राइट। ओके, चलिए दोस्तों, ये हमने कंप्लीट किया। अब हाँ, आप कहो तो एक 15 मिनट के अंदर अपन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ही लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आते हैं अपन यहाँ पर एमसीक्यूज पर। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कितने एमसीक्यू हैं यार? वैसे 11 एमसीक्यूज है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 10 तो आपको सही देने ही देना है ना। एक आध दोस्तों गलती माफ है। चलो, Which of the following culminated in the establishment of the WTO, यानी किसकी वजह से आखिर WTO की स्थापना हुई? दोहा राउंड, टोक्यो, उरुग्वाय, जॉन एफ कैनेडी? नहीं, राइट, उरुग्वाय। इज दैट क्लियर? उरुग्वाय राउंड की वजह से ही तो दोस्तों WTO जो है वो पिक्चर में आया, एस्टेब्लिशमेंट में आया। इज दैट क्लियर? चलो, फिर इसके बाद सेकंड, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। और यार सारे पढ़ने पड़ेंगे। The GATT was meant to prevent exploitation of poor countries by richer countries. हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी दिया है ना। The GATT dealt with trade in goods only, while the WTO covered services as well as intellectual property. ये तो सही लग रहा है ना। पर एक मिनट यार और देख लेते हैं ना। All members of the World Trade Organization are required to avoid tariffs of all types. नहीं, टैरिफ तो चलती ही है ना। ओके दोस्तों, कौन सा वाला? बी सही है। ओके, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं, द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। आप समझते हो क्या नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का मतलब है? कि डोमेस्टिक को जो मैंने प्रिविलेज दिया वही मुझे हर कंट्री, फॉरेन कंपनी को भी देना पड़ेगा। द प्रोसीजर्स विद इन द WTO फॉर रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स अबाउट ट्रेड पॉलिसी अमंग कंट्रीज, कुछ भी। द प्रिंसिपल दैट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट देन द लोकल वंस। ये लगती कोई दम वाली बात है ना। फिर इसके बाद एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। नहीं, ये कुछ भी दे दिया है ना। ये बोल रहा है कि एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट को आप ट्रीट मत करना नो वर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट देन द लोकल। नहीं तो कुछ भी हो गया, कॉम्बिनेशन ही नहीं। कितना सही वर्ड बोला आपने। इंपोर्टेड प्रोडक्ट शुड हैव द सेम टैरिफ, और ये सही लग रहा है यार, नो मैटर वेयर दे आर इंपोर्टेड फ्रॉम। नहीं, ये करेक्ट, ये बोल रहा है करेक्ट, पर ये वो वाला प्रिंसिपल है, MFN प्रिंसिपल है और नो ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल है, कि आपका जो भी टैरिफ होना चाहिए वो सब सेम होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने इससे इंपोर्ट करा है उससे इंपोर्ट किया। हाँ, तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में कौन सा सही जा रहा है? बी वाला सही जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलो, ओके। फोर्थ, बाउंड टैरिफ रेफर्स टू, बाउंड टैरिफ, और ये तो पिछली यूनिट का क्वेश्चन पूछ लिया। बाउंड टैरिफ यानी कि वो हाईएस्ट रेट जो कि मैं शपथ लेता हूं कि इससे ज्यादा तो, है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसा। द क्लबिंग ऑफ टैरिफ्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इनटू वन कॉमन मेजर, कुछ भी। द लोअर लिमिट ऑफ द टैरिफ बिलो विच अ नेशन कैन नॉट बी टैक्सिंग इट्स इंपोर्ट्स। अबव विच होता तो फिर मैं इसको मान लेता,
और वैसे भी लोअर लिमिट नहीं, ये हायर लिमिट ऑफ टैरिफ है अबव विच, है ना, दी ये हो गए, और अपने देखो सुन लिया, दी अपर लिमिट ऑन दी टैरिफ दैट अ कंट्री कैन लेवी ऑन अ पर्टिकुलर गुड अकॉर्डिंग टू इट्स कमिटमेंट्स अंडर द जीएटीटी एंड डब्ल्यूटीओ। ये सही लग रहा है, एक बार डी और पढ़ लो। द लिमिट विद इन विच द कंट्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटी शुड फॉल, कुछ भी हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी की तो बात ही नहीं होती, बाउंड टैरिफ में तो इंपोर्ट की बात होती है, राइट, ओके। द एसेंस ऑफ एमएफएन प्रिंसिपल, एमएफएन प्रिंसिपल का एसेंस, एमएफएन प्रिंसिपल मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो मैं अगर एक कंट्री को फायदा पहुंचाऊंगा तो वही फायदा मुझे डब्ल्यूटीओ के सारे मेंबर्स को पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वालिटी, हाँ यार वर्ड सही लिखा, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड। और ये तो सही लग रहा है यार, पहली बार में। बी पॉइंट, फेवर वन कंट्री यू नीड टू फेवर ऑल इन द सेम मैनर, ये भी सही है यार। एवरी डब्ल्यूटीओ मेंबर विल ट्रीट ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली विदाउट एनी प्रेशर, ये भी सही है दोस्तों, ऑल दी अबव, ठीक है। चलो 6 पॉइंट, अभी तक आपने 5 के 5 सही कर दिया यार। 6th, the World Trade Organization has now been replaced by GATT। और क्या मजाक कर रहे हो, अदर वे अराउंड है ना, GATT has been replaced by WTO, देखो तो सही। Has an inbuilt mechanism to settle disputes among members, इनका है कुछ। Was established to ensure free and fair trade internationally, BNC above, राइट, क्योंकि उन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट का पूरा मैकेनिज्म बना रखा है ना, उन्होंने अपीलेट की भी बॉडी बना रखी है। नहीं, 3 स्टेप्स होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट की, पहले तो वो बोलते हैं आप आपस में सुलझा लो, नहीं हुआ तो आप हमारे पास केस लेकर आओ, जो हम डिसीजन देंगे वो फाइनल होगा। बट आपको फिर भी लगता है कि कुछ हमसे गलत हो गया, तो कहां पर जाना, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना। इज दैट क्लियर? सो दे हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म। हाँ जी, तो इंश्योर फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड मतलब टैरिफ फ्री नहीं, फ्री ट्रेड मतलब लेस मेजर्स लेस बैरियर्स। इज दैट क्लियर? फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड मतलब लेस बैरियर्स, लोअर ड्यूटीज, लो रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो फ्री ट्रेड का मतलब टैरिफ फ्री नहीं, ठीक है। चलो, कौन सा बी और सी दोनों पे लगा दूं, मतलब किस पे लगा दूं? डी पे। चलिए 7 पॉइंट, द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड बाइंडिंग कमिटमेंट्स मेड बाय डब्ल्यूटीओ मेंबर गवर्नमेंट्स on increasing agricultural productivity and rural development, market access and agricultural credit support, market access, domestic support and export subsidies, market access, import subsidies and export subsidies। बताओ कौन सा बोल रहे हो? मार्केट एक्सेस। एक बात बताओ, चलो अपन एक काम करते हैं, सही क्या है वो की बजाय ये बताओ कि गलत क्या क्या है। चलो ए पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट की कभी डब्ल्यूटीओ बात नहीं करता है ना, मतलब रूरल नाम की कोई चीज ही नहीं, वो बोलता है लेस डेवलप कंट्री, उसके डेवलपमेंट की बात कर लूंगा, लेकिन रूरल क्या होता है ना, रूरल और अर्बन नाम की कोई चीज डब्ल्यूटीओ की डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। चलो, मार्केट एक्सेस एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट तो होता ही नहीं, वो क्रेडिट सपोर्ट की तो बात ही नहीं करता। क्रेडिट सपोर्ट चाहिए तो आईएमएफ के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, मैं तो ट्रेड की बात करता हूँ। ये दो तो गलत हो गए, राइट। अब इन दो में से कोई सा एक सही है, जैसा आप बोलो। अच्छा, इसमें भी मार्केट एक्सेस तो कॉमन ही, मतलब मार्केट एक्सेस तो एक सही पॉइंट है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी कॉमन है, तो वो भी एक सही पॉइंट है। हाँ, बस अब देख लो आपको डोमेस्टिक सपोर्ट सही लग रहा है या इंपोर्ट सब्सिडीज सही लग रहा है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी डब्ल्यूटीओ इंपोर्ट सब्सिडीज की जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि इंपोर्ट सब्सिडी मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। मतलब यार आपने डोमेस्टिक वाले को किल कर रहे हो और क्या कर रहे हो आप, इंपोर्ट सब्सिडी दे रहे हो। तो इंपोर्ट सब्सिडी की कभी भी डब्ल्यूटीओ बात नहीं करता। वो बात क्या करता है कि आप अपने जो इंपोर्ट ड्यूटीज यानी टैरिफ है उसको कम कर लो, लेकिन उसको नेगेटिव में ले जाने की तो अभी तक कोई बात नहीं हुई। यानी कि दोस्तों कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है। अब एक्चुअली वो जो हम पढ़ रहे थे ना थोड़ा सा फटाफट में, तो उसमें ये वाला सेंटेंस शायद हमने कवर नहीं करा, आप एक बार देख लो। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर आना, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर आओ जरा, आपको मिल जाए तो मुझे बताना, मुझे मिलेगा मैं भी बताऊंगा आपको। करिए क्या मैंने अंडरलाइन? हाँ, और ये लिखा हो, और ये देखो पहला ही एग्रीमेंट था यार, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर।
इंप्रूविंग एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करता है और 3 एरियाज में काम करता है। एक तो मार्केट एक्सेस देंगे हर कोई एक दूसरे को, डोमेस्टिक सपोर्ट करेंगे, और तीसरा क्या, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, यानी कि वही वाला सही है। ठीक है, चलो तो आपका 11 में से एक मैं मान लू गया, पर कुछ कुछ बच्चों ने दे दिया तो सही जवाब सी वाला है ना। चलो अब तो यार एक भी गलती करने का स्कोप ही नहीं बचा, अब तो बच्चे हुए सारे सही जाने पड़ेंगे। दी एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, ओ टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग वाला जो एग्रीमेंट है, प्रोवाइड्स दैट टेक्सटाइल ट्रेड शुड बी डीरेगुलेटेड ग्रेजुअली एंड द टैरिफ शुड बी इंक्रीज। नहीं, ये सही बोला था कि हाँ डीरेगुलेट करेंगे ग्रेजुअली, लेकिन टैरिफ रेट शुड बी इंक्रीज की वजह क्या बोलना चाहिए था, डिक्रीज बोलना चाहिए, तो ये तो गलती हो गया, राइट। ओके, फिर बी पॉइंट, रिप्लेस्ड द मल्टी फाइबर अरेंजमेंट विच वाज प्रेवलेंट, ये तो सही है। हाँ, जो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है उसने किसको रिप्लेस किया था, इसको। एक बार देखते हैं ना और बाकी देख लेते, बाकी सही लगे तो उसको बोल देंगे। सी पॉइंट, ग्रांटेड राइट्स ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू इंक्रीज टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक टेक्सटाइल। डब्ल्यूटीओ ऐसी बात ही नहीं करता है कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज्यादा प्रोटेक्ट करो, वो तो बोलता है आप उनको कॉम्पिटिटिव बनाओ, ये गलत। स्टिपुलेटेड दैट टैरिफ्स इन ऑल कंट्रीज शुड बी द सेम, नहीं, कभी भी एक बात ध्यान रखना, डब्ल्यूटीओ ये नहीं बोलता है कि सारी कंट्रीज में टैरिफ सेम रहे, क्योंकि हर कंट्री की अपनी इंडिविजुअल कंडीशन अलग अलग रहती, तो वो अलग अलग टैरिफ अलाउ करता है, राइट। तो दोस्तों देखा जाए तो कौन सा वाला सही है, डी वाला सही, क्योंकि तो बहुत ही सिंपल है कि इस एग्रीमेंट ने रिप्लेस किया है मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को, है ना। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों, अरे एक छूट गया, 9, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ intellectual property rights stipulates to administer a system of enforcement of intellectual property rights। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमने कुछ पढ़ा था ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कि हाँ, अरे मुझे कुछ चीजें याद आ रही है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं किसी दूसरी कंट्री के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की उसी तरीके से सुरक्षा करूंगा जिस तरीके से मैं मेरी कंट्री के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं कानून बनाऊंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और उस कानून का एनफोर्समेंट भी करूंगा, ऐसी कुछ शपथ ली थी दोस्तों। प्रोवाइड्स फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये भी सही लग रहा है। मैंडेट्स टू मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बाय ऑल मेंबर्स, यानी कि दोस्तों ऑल दी अबव। ओके, फिर इसके बाद 10, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन द येट टू कंक्लूड दोहा एजेंडा इज एग्रीकल्चर। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में, देखो प्रॉब्लम वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी चल रही है ना, बट जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो अपने सी इंस्टीट्यूट का क्या कहना है कि क्या है, ट्रेड इन एग्रीकल्चर ट्रेड, डब्ल्यूटीओ के कमेंट। अच्छा, मैंने उसका कारण भी आपको बताया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हर क्रॉप अलग अलग आती है, तो आप उसका स्टैंडर्डाइजेशन आखिर करोगे कैसे, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट थोड़ी ना है, वो तो नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको जैसा होगा वो ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? ओके, the WTO commitments affect developed countries adversely because they have comparatively, गलत गलत गलत, झूठ बोल दिया, affect developing countries more, ये फिर भी सही लग रहा है ना, because they need to make radical adjustments, नहीं ऐसा। WTO के जो कमिटमेंट्स है वो डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको रेडिकल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, रेडिकल मतलब बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। ओके, अफेक्ट बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इक्वली, नहीं वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम तो थी, है ना। अफेक्ट नन एज दे इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड एंड एंश्योर प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। WTO के जो कमिटमेंट्स हैं, नहीं उनका कमिटमेंट क्या है वो अलग चीज है, और उनका कमिटमेंट अफेक्ट कैसा करता है वो बात हो रही। ओ बाप रे, अब तो आपको 11 में से एक ही गलत बताना था, अभी आखिरी वाला गया। तो आप सब अपना अपना आंसर सोच लो कि आपका आंसर आखिर क्या है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है ना। अब सभी दोस्तों अपने अपने आंसर सोच लें, ए बी सी डी। अरे बाप रे, हाँ जी, ए भी नहीं, सी भी। अच्छा हाँ, एलिमिनेशन राउंड खेलते हैं, चलो आ जाओ। हाँ, तो WTO कमिटमेंट्स अफेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज एडवर्स, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट, नहीं तो WTO का अस्तित्व नहीं बचेगा। अफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज मोर बिकॉज दे नीड टू मेक रेडिकल एडजस्टमेंट्स, ये लग रहा है ना, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। सी, अफेक्ट बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इक्वली, तो इक्वली वाली तो एक्चुअली बात ही नहीं है ना, नहीं
वो लोग बोलते हैं कि हम इक्वल करेंगे बट इक्वली होता नहीं। और वैसे भी यहाँ पर उसके कमिटमेंट की बात नहीं हो रही, उसके कमिटमेंट्स कैसा अफेक्ट करते हैं उसकी बात होती है। तो उसका क्या कमिटमेंट है कि आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल सबको लगाना पड़ेगा। तो डेवलपिंग वाला तो देखता ही रह जाता है कि यार मुझे कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट दो। तो डज डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स अफेक्ट इक्वली? नो। फिर अफेक्ट ना किसी को भी अफेक्ट नहीं है। एज दे इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड एंड एंश्योर प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। तो ये उनका कमिटमेंट तो है, लेकिन वो अफेक्ट ऐसा नहीं करता है। उल्टा डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और वैसे भी दोस्तों ये सबसे आखिरी वाला एमसीक्यू है, मतलब ये सबसे आखिरी वाली बात से रिलेटेड है। सबसे आखिरी वाली बात क्या हुई थी? जब डब्ल्यूटीओ की मीटिंग खत्म होने वाली थी, कौन रोया था दोस्तों? है ना, उसने अश्रु की नदियां बहा दी थी, डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव, राइट? ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? चलो बोल दो बी। ठीक है, चलो बस आओ, आपको एक क्वेश्चन और करना है, फिर आपकी आज छुट्टी हो जाएगी। ओके, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, केस सिनेरियो, इंडिया। India aims to become a global leader in solar energy, and for achieving this, the Jawaharlal Nehru National Solar Mission was launched in 2010 to persuade and to promote producers to participate in the National Solar Program. The government planned long-term power purchase agreements with solar power producers, thus effectively guaranteeing the sale of the energy produced as well as the price that solar power producers would obtain. आपको अभी तक की कहानी समझ में आई क्या दोस्तों? ये जो कहानी है ये सिर्फ कहानी नहीं है, हकीकत है। एक्चुअली इंडिया में ऐसा हुआ कि 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सही में एक ऐसी स्कीम निकाली कि क्यों ना इंडिया सोलर पावर में लीडर बने। लेकिन सोलर पावर में लीडर बनने के लिए काफी सारी कंपनीज को आगे आना पड़ेगा और सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सबको बोला कोई बात नहीं, हम आपके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर कर लेंगे, और उस एग्रीमेंट का नाम है लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट। क्या? लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट। यानी कि आप तो लगाओ सोलर पावर प्लांट, आपको किस बात की चिंता है? सरकार इस बात की चिंता है कि अगर हमने सोलर पावर प्लांट लगाया और कल को हमने प्रोडक्शन किया और आपने नहीं खरीदा, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, वी आर एंटरिंग इनटू अ लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, अगले 10 साल तक हम आपसे सोलर पावर खरीदेंगे। नहीं गवर्नमेंट पर वो रेट, गवर्नमेंट ने बोला जिस रेट पे खरीदेंगे वो भी आज डिफाइन कर देते। सो नाउ यू हैव क्लैरिटी कि यार मेरा कस्टमर तैयार है अगले 10 साल के लिए, बस अब मुझे प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ओके। However, there was a stipulation that the producers should use डोमेस्टिकली सोर्स इनपुट। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं, हाँ चाइना का सस्ता लाकर और इधर लगा दिया। आपका जो सोलर पावर पैनल्स बनाओगे उसके अंदर लोकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी जो आपके सोलर सेल्स लगने चाहिए ना जिससे हमें भारतीय घरों को बिजली पहुंचानी, वो सोलर सेल्स बनाने के लिए आपको लोकल कंटेंट यूज करना पड़ेगा। However, there was a stipulation that the producer should use domestically sourced inputs, namely solar cells and modules. India lost the case in DSB, Dispute Settlement Body, WTO, and WTO has ruled against the stipulation of local content requirements by Government of India. की Government of India जो अपने local content की requirement लगाई है ये गलत है, ये नहीं चलेगी अगर आपको WTO का मेंबर रहना है तो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डज द लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स क्लॉज वायलेट द WTO एग्रीमेंट्स? तो WTO के क्या हमने काफी सारे एग्रीमेंट्स पढ़े थे, क्या उसमें एक एग्रीमेंट ऐसा भी था कि आप लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट उनको नहीं रख सकते? हाँ, तो वो कौन सा वाला था एग्रीमेंट? क्या वो ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन वाला एग्रीमेंट था? क्या वो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल वाला था? कौन सा वाला था यार वो एग्रीमेंट? हाँ, आप तो देख रहे हो यार, फिर तो मैं ही बता दूंगा। अच्छा, मैं ही बता दूं, चलो ठीक है, फिर मैं क्यों बताऊं, फिर आप ही खुद ही ढूंढो ना। तो दो तरह के प्रिंसिपल्स, दो तरह के एग्रीमेंट जो हम वायोलेट कर रहे हैं WTO के। पहला तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल हम क्लियरली वायोलेट कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये लोकल वाली कंपनी से ही खरीदना और बाहर वाली से मत खरीदना। एक तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल वायोलेट हो गया।
इंडिया ने वही तो करा, इंडिया ने बोला नहीं लोकल वालों से ही खरीदना, बाहर वालों से मत खरीदना, तो मतलब लोकल वालों को अपने प्रिविलेज दे दिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और बाहर वालों को नहीं दी। तो एक तो कौन सा वाला एग्रीमेंट वायलेट हो गया, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल वायलेट हो गया। और दूसरा एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, याद करो वो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स वाला, उसके अंदर ही तो था कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट नहीं रख सकते। तो ये दो एग्रीमेंट है जो कि हमने वायलेट कर दिए हैं, राइट। अच्छा, इन एग्रीमेंट्स के पीछे मकसद क्या है कि आप जनरली जेन्युइन तरीकों से, एक फेयर तरीके से आप ट्रेड करो, और आपकी लोकल कंपनी अगर सस्ते में बना पा रही है तो ही आप उससे खरीदो। अगर बाहर वाला आपको सस्ते में दे पा रहा है तो फिर आप बाहर से खरीदो ना। इससे फायदा क्या होगा, भारत की जनता का फायदा होगा। यार लोकल वाला महंगा बना रहा है लेकिन आपने बोल दिया उसी से ही खरीदना है, तो आप उससे ऊंचे भाव में भी उससे उसी से ही खरीदोगे, और ये बर्डन किसको बेयर करना पड़ेगा, भारत की जनता को, क्योंकि आप तो उन पर टैरिफ रेट्स बढ़ा दोगे। इससे कंज्यूमर वेलफेयर नहीं हो पाएगा, कंज्यूमर सरप्लस नहीं हो पाएगा। तो आपको फेयर ट्रेड करना चाहिए, जिसमें दम हो वो सस्ते में दे और आप उससे खरीदो। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, डू यू थिंक इंडियन डोमेस्टिक सोलर पावर इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड when India scraps the local sourcing regulation as per the ruling of WTO? दोस्तों वो तो जो WTO ने रूलिंग दी है वो आपके ऊपर बाइंडिंग है, बोल रखा है एक कहीं पर कि WTO ने डिसीजन दिया वो फुल एंड फाइनल है। चाहो तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल जाओ उनके खिलाफ, पर उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं, जो काउंसिल ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है, मतलब सही। तो फिर इंडिया को क्या करना पड़ेगा, लोकल कंटेंट वाली रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी, हटा देनी पड़ेगी, हटा देनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम, हाउ डू यू थिंक इंडियन डोमेस्टिक सोलर पावर इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड? अफेक्ट होगी, और पॉजिटिवली अफेक्ट होगी, एडवर्सली अफेक्ट होगी? एडवर्सली अफेक्ट होगी, क्योंकि आपकी कंट्री की गवर्नमेंट अभी तक उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही थी, अब वो प्रोटेक्शन हट गई है। अब अगर ये कॉम्पिटिटिव बनेगी तो ही टिक पाएगी मार्केट में, और नहीं तो बाहर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर बोला है ना वही वहां पर पीछे सोल्यूशन लिखा हुआ है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करी। आज के लिए बस इतना है।